ले जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सीडीपी के ऊपर है। अगर आप मॉड्यूल 2 जो है था हमारा, उसके अंदर अगर देखें तो हमारे सिर्फ दो रह गए हैं। एक प्रोटोकॉल रह गया सीडीपी के नाम से मॉड्यूल 1 के अंदर, सॉरी 2 के अंदर, और दूसरा है iOS बूट अप सीक्वेंस विद या थ्रू टीएफटीपी सर्वर। तो स्टार्ट करते हैं हम सीडीपी से। सीडीपी ठीक हो गया। अब ये है क्या चीज? ये है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है ये हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर वाहिद एक ऐसा प्रोटोकॉल है, क्योंकि अभी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सिस्को से रिलेटिव भी थे और वो हवावे से रिलेटिव भी थे, वो जूनिपर से भी रिलेटिव थे ऑलमोस्ट। आवाज आ रही है ना मेरी आपको क्लियर? हेलो? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आई आवाज? हेलो? हाँ जी, अभी आ रही है। चलें, तो मैं आपको कहता कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे के सारे सिस्को से रिलेटिव थे, कुछ जूनिपर से रिलेटिव थे और हवावे से रिलेटिव थे। यानी कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो सिस्को के अलावा हो। यानी कि सब कॉन्सेप्ट थे, हमने जर्नल तौर के ऊपर पढ़ा। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो ये सिस्को से रिलेटिव है, क्योंकि इसके अंदर जो पहला वर्ड आ रहा है ना नजर, वो सिस्को का आ रहा है। जो आज तक हमने पिछले पिछले जी। जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े थे वो सिस्को से रिलेटिव तो थे ही ले, लेकिन अदर वेंडर से रिलेटिव भी थे, अदर डब्बों से भी रिलेटिव थे। लेकिन ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो सिस्को से रिलेटिव है बस। क्यों? क्योंकि वर्ड देखिएगा पहला वो आता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। तो सवाल है कि सर ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल करता क्या है, इसका मकसद क्या है? ये करता क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल इसी तरह से है, ये इसका फायदा बिल्कुल इसी तरह से है। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल क्या करने देता है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अगर आप अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, आप अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते हैं, और अगर मैं आपको कह दूं कि यार आपने अपने नेटवर्क की या मेरे नेटवर्क की डायग्राम बना के देनी है, टोपोलॉजी बना के देनी है कि कितने डिवाइसेस लगी हुई हैं, किन इंटरफेसिस के साथ कनेक्टेड है, कौन सी केबल किस डब्बे के साथ कनेक्ट है, फिर उसके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, उसके इंटरफेसिस क्या हैं, यानी कि आपने पूरी टोपोलॉजी बना के देनी है जो जिस तरह से आपको नजर आती है। ठीक हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पैकेट ट्रेसर के ऊपर बनाते हैं टोपोलॉजी तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये दो राउटर हैं, ये इसके इंटरफेस सीरियल 0 है और फलाना दूसरा इंटरफेस सीरियल 0 के ऊपर जा रही है, और उसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस है, उस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस है। यानी कि आपने हर चीज उस टोपोलॉजी के अंदर मेंशन करनी होती है। ठीक हो गया। अब जारी बात है, जब आप अपने नेटवर्क की या मेरे नेटवर्क की टोपोलॉजी बनाएंगे तो आप थोड़े से यानी कि मुश्किल हो जाएंगे कि सर यहाँ पे तो यानी कि जैसे कॉर्बेट का देखा जाए तो कॉर्बेट के अंदर 3 रैक हैं, कॉर्बेट के 3 रैक हैं जिसके अंदर डिवाइसेस वगैरह लगी हुई हैं, राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, फायरवॉल लगी हुई हैं, वॉइस के डब्बे लगे हुए हैं। तो यानी कि हर तरह की आपको डिवाइस मिलती है और उनकी आपस में कनेक्टिविटी की हुई है। यानी कि ये बिल्कुल कुछ इसी तरह से, क्योंकि मैं दिखा तो नहीं सकता, तो ये है कि ये नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये टोपोलॉजी या डिवाइसेस लगी हुई नजर आएंगे। रैक के अंदर इस तरह से ये बनी हुई होती हैं, लगाई हुई होती हैं, केबलिंग वगैरह की हुई होती है। अब आप देखिएगा, जब आप इस रैक के अंदर घुसेंगे, जब इस रैक के अंदर घुसेंगे तो जाहिर बात है आप केबलों का इतना बड़ा चंक होगा कि आप देख के परेशान हो जाएंगे, या डिवाइसेस को देख के परेशान हो जाएंगे कि मैं शुरू कहाँ से करूं और खत्म कहाँ पे करूं, शुरू कहाँ से करूं और खत्म कहाँ से करूं। तो इस तरह से अगर आप टोपोलॉजी बनाएंगे, इस तरह से आप टोपोलॉजी बनाएंगे तो आपसे कभी भी टोपोलॉजी एग्जैक्ट नहीं बननी, कभी कोई इंटरफेस नहीं लिखे जाना। और खुदा ना खास्ता गलती से अगर एक केबल निकल भी गई आपसे, जज्बाती होके या जल्दी जल्दी में किसी भी वजह से एक केबल निकल भी गई आपसे, तो दोबारा किस पोर्ट में वो केबल लगनी है वो आप दोबारा लगा नहीं सकते, ना बता सकते हैं। तो इतना बड़ा चंक होता है केबलों का। तो ये देखिए, कुछ ये डिवाइसेस आपके सामने इस तरह से लगी हुई हैं, कुछ डिवाइसेस रैक आपके सामने कुछ इस तरह से ये लगे हुए हैं। तो आप इसमें से कोई भी डिवाइसेस को हाथ लगाएं, केबलों को हाथ लगाएं, फिर उसके बाद अपना ड्रॉ करें। तो इस तरह से देखा जाए टोपोलॉजी बनाना इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे। ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है कि आप हर डब्बे को पहले रैक को खोलें, फिर डब्बे को हाथ लगाएं, फिर उसकी केबल देखें कि कौन सी केबल किस पोर्ट में जा रही है। और मैंने आपको कहा कि गलती से भी अगर एक केबल हिल गई तो आपने टोपोलॉजी तो बनाते बनाते आपने पूरा नेटवर्क डाउन कर देना है।
यानी कि आप ट्रबल शूटिंग के अंदर पड़ जाएंगे कि सर ये टोपोलॉजी तो मैंने बनाने के चक्कर में मैंने लिंक डाउन कर दिया, अब ये लिंक कहाँ से, कौन सी केबल कहाँ से निकली थी, कैसे लगाऊं, कैसे पता करूं। तो ये भी एक महारत की बात है। आप कहते हैं कि सर ये तो बहुत बड़ा काम है टोपोलॉजी बनाना, लेकिन इसको आसान किया जा सकता है। इसको आसान किया जा सकता है कैसे? वो है सीडीपी प्रोटोकॉल की मदद से। सीडीपी प्रोटोकॉल का मकसद क्या है? बिना रैक को देखे, बिना रैक को देखे। सीडीपी का मतलब क्या है? बिना किसी डब्बे को हाथ लगाए, बिना किसी डब्बे को हाथ लगाए। सीडीपी का मकसद क्या है? बिना किसी केबल को छुए, हाथ लगाए, अपनी सीट पे बैठ के इस सीडीपी प्रोटोकॉल की मदद से आप टोपोलॉजी बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, कौन कौन सी लगी हुई हैं, उसके क्या इंटरफेसेस हैं, कि कौन सी डिवाइस किस पोर्ट के साथ, किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। वो इस प्रोटोकॉल की मदद से आप पूरे नेटवर्क की डायग्राम बना सकते हैं। अपनी चेयर के ऊपर बैठ के, अपनी चेयर के ऊपर बैठ के, बिना किसी रैक को देखे, बिना किसी डब्बे को देखे, बिना किसी केबल को देखे, और इनफैक्ट बिना किसी डिवाइस को या केबल को हाथ लगाए, आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के इस प्रोटोकॉल की मदद से पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी बना सकते हैं। ये इस प्रोटोकॉल की ब्यूटी है। अब इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये 3 कंडीशन है इसकी, जो फिलफिल होंगी तो आप टोपोलॉजी बनाएंगे। पहली कंडीशन या पहला क्राइटेरिया वो ये है कि तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक सिस्को के साथ होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क के अंदर तमाम की तमाम डिवाइसेस है, राउटर हो, स्विचेस हो, ये कोई भी कैन बी एनी बॉक्स सिस्को का है, तो आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के ये सीडीपी की मदद से पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक सिस्को के साथ होना चाहिए। सिस्को से। दूसरा ताल्लुक है, दूसरा ताल्लुक है वो तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। ये दूसरा है कंडीशन, तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अब सवाल आ जाता है कि सर जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी तो वो तो हम डिस्कवर कर लेंगे सीडीपी की प्रोटोकॉल की मदद से, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगी वो कैसे डिस्कवर की जाएंगी? अब जैसे ये बिल्कुल इसी तरह से कि सर लाहौर की डिवाइसेस हैं, लाहौर का नेटवर्क है, वो तो मैं डिस्कवर कर लूंगा सीडीपी की मदद से, लेकिन कराची का है नेटवर्क, इस्लामाबाद का नेटवर्क है, हमारी कुछ ब्रांचेस वहां पे भी हैं, उनको कैसे डिस्कवर किया जाएगा? जब वो डिस्कवर होंगी या नहीं होंगी? लेकिन पॉइंट नंबर 2 से देख के लगता है कि वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड को डिस्कवर कर सकता है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड को डिस्कवर नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड को डिस्कवर करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड को भी डिस्कवर कर सकता है। वो कैसे करेगा? ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड किस तरह से डिस्कवर होंगी और इनडायरेक्टली कनेक्टेड किस तरह से डिस्कवर की जाएंगी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी और आखिरी कंडीशन या तीसरा पॉइंट वो ये है कि डिवाइसेस के ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर नामी चीज होनी चाहिए। तो पहले ये 3 कंडीशन है नेटवर्क के टोपोलॉजी या ये बनाने के लिए। पहला, तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक सिस्को के साथ होना चाहिए। दूसरा, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। और तीसरा, उन डिवाइसेस के ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये 3 चीजें क्या हैं, इसको मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ और इन तीनों चीजों को उसके तीसरे का थोड़ा सा वो कर दे, सॉफ्टवेयर बोले तो क्या मतलब? सॉफ्टवेयर भी वही मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है। ठीक हो गया? नहीं समझ में आई तो ये दोबारा देखिएगा। मैं टोपोलॉजी बना रहा हूँ, आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से है, ये सिस्को क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये चारों तीनों के तीनों वर्ड मैं इस एक सिनेरियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज है क्या नहीं। ठीक हो गया? ये एक मेरी टोपोलॉजी कौन सी, फर्स्ट टोपोलॉजी है ये? कोई भी समझ लें, कोई भी समझ लें। ठीक हो गया? बस टोपोलॉजी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, टोपोलॉजी है। ले जी, ये एक टोपोलॉजी है मेरे साथ, मेरे सामने। अब कुछ डिवाइसेस के नाम मैं लिख देता हूँ या रख बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास राउटर है, ज्यूम करें कि ये राउटर मेरे पास है सिस्को का, ये सिस्को का राउटर आ गया। और ये भी मेरे पास एक राउटर है, लेकिन ये सिस्को का नहीं है, मैं कहता हूँ ये हवावे का है या जूनिपर का है। उसके बाद ये वाला तीसरा राउटर जो है, मैं कहता हूँ ये भी राउटर है मेरे पास, और ये राउटर जो है ये सिस्को का है, सिस्को का राउटर आ गया।
और ये जो चौथी डिवाइस है इसको समझे कि ये हमारे पास सिस्को की हब है सिस्को की हब है। आप कहेंगे सर सिस्को की हब? जी बिल्कुल। सिस्को एक जमाने में कह लें वो दौरे जहालत था जिसके अंदर वो हब भी बनाता था, लेकिन उसने एक वक्त के बाद आके उसने ये हब बनानी खत्म कर दी, क्योंकि हब का आप जानते हैं कि वो प्योर हार्डवेयर है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, वो नॉन इंटेलिजेंट है। तो हार्डवेयर को वो सॉफ्टवेयर से मुराद कि वो नॉन इंटेलिजेंस हाँ डिवाइस। जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। समझ क्योंकि हार्डवेयर तो जैसे इंटेलिजेंट हब होता, बोले। हार्डवेयर तो इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर उसको इंटेलिजेंट बनाता है, उसकी इंटेलिजेंट शो कर रहा होता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लीजिए आप अज्यूम करें, आप इस डब्बे के ऊपर बैठे हैं, इस डब्बे के ऊपर आप बैठे हैं और अपने पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी सीडीपी प्रोटोकॉल की मदद से। आप इस डब्बे के ऊपर बैठ के आप इस डिवाइस को डिस्कवर नहीं कर सकते। सवाल है सर क्यों? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 वो ये कहती है कि तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक सिस्को के साथ होना चाहिए, ये नॉन सिस्को डिवाइस है, तो कंडीशन नंबर 1 की वजह से आप इस डिवाइस को डिस्कवर नहीं कर सकते, ये नॉन सिस्को डिवाइसेस है। लेकिन नहीं समझ आइए, दोबारा देखें, आप इसी डिवाइस के ऊपर दोबारा बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के आप इस डब्बे को भी डिस्कवर नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर ये तो सिस्को का है। कंडीशन तो 1 फिल हो गई है कि ये सिस्को का है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 वो ये कहती है कि तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड तब बनता जब मैं यहां से केबल पकड़ता और इसके साथ मिला देता, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता, लेकिन ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस वजह से कंडीशन नंबर 2 की वजह से आप इसको भी डिस्कवर नहीं कर सकते। देखिए दोबारा देखिएगा, आप यहाँ पे बैठे हैं इस डब्बे के ऊपर और यहाँ पे बैठ के आप इस डब्बे को भी डिस्कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 की वजह से, क्योंकि वो कहती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर नामी चीज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आपको पता है हब जो है वो प्योर हार्डवेयर है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो समझ आ गई है कि पहली कंडीशन वो ये थी कि तमाम डिवाइसेस का ताल्लुक सिस्को के साथ होना चाहिए, ये नॉन सिस्को डिवाइस है जिसकी वजह से हम इसको डिस्कवर नहीं कर सके। दूसरी कंडीशन ये थी जिसकी वजह से हम इसको डिस्कवर नहीं कर सके कि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और तीसरी कंडीशन वो ये थी, इसको भी हम डिस्कवर नहीं कर सके क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिस्को की है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि हब है। ठीक हो गया? तो आपने अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी बनानी है तो इन 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। ठीक हो गया? फिर सवाल सर के जब हम सीडीपी की मदद से अपनी नेटवर्क की टोपोलॉजी बनाते हैं या डिवाइसेस को डिस्कवर करते हैं, तो सीडीपी को कैसे पता लगता है कि यार मेरा नेबर राउटर है, मेरा नेबर स्विच है, मेरा नेबर ब्रिज है, मेरा नेबर रिपीटर है? किस तरह से पता लगता है, कैसे पता लगता है? वो सवाल है ना कि किस तरह से डिस्कवर करता है वो। ये डिवाइसेस तो हैं लेकिन नेबर में कौन है, राउटर है, स्विच है, क्या है, वो कैसे डिस्कवर करता है? देखिए वो इस तरह से डिस्कवर करता है, जैसे ये राउटर है मेरे पास और ये दूसरा राउटर है। अब जाहिर बात है जब सीडीपी की मदद से ये दोनों एक दूसरे को जब आपस में डिस्कवर करेंगे तो पता लगेगा लो जी दोनों राउटर ही हैं। अब कैसे पता लगेगा? हर डिवाइस एक एक पैकेट फेंकेगी, सीडीपी का पैकेट फेंकेगी। जो सीडीपी का पैकेट फेंकने का जो टाइमर है ना, वो 60 सेकंड है, और उस पैकेट को पकड़ के रखने का जो होल्ड टाइम है वो 180 सेकंड है। ये बिल्कुल इसी तरह से है, इसको एग्जांपल है एक, मैं कोट करता हूँ, नॉन टेक्निकल एग्जांपल है लेकिन मजेदार है। अब मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे कि आप एक कमरे में ना एक कमरे के अंदर ना आप क्या करें, 3 मुख्तलिफ तरह के ना लोगों को खड़ा कर दें, यानी कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ कि यार एक बुजुर्ग को खड़ा कर दें, बुजुर्ग को उस कमरे में खड़ा कर दें, यानी कि जो उम्रदार है, एक खवातीन को खड़ा कर दें और एक छोटी उम्र के बच्चे को खड़ा कर दें। तो ये 3 तरह के एक ही कमरे के अंदर 3 लोग हो गए, एक बुजुर्ग बंदा, खवातीन और एक बच्चा। अब उस कमरे की कर दें लाइट बंद, उस कमरे की लाइट बंद करते हैं, अंधेरा कर दें। अंधेरा करने के बाद अब आप क्या करें, वो सीडीबी का पैकेट, यानी कि वो सीडीबी को पैकेट को एग्जांपल दे रहा हूं मैं ईंट के नाम से, कि वो ईंट पकड़ें। अब आप कहेंगे सर ये ईंट पकड़ के लगता है आप अपने सामने वाले बंदों पे मार रहे हैं। जी बिल्कुल मैं मारूंगा,
वो समझ रहे हैं, वो ईंट नहीं है, वो सीडीपी का पैकेट है। अब जब आप वो ईंट यानी कि सीडीपी का पैकेट अपने नेबर की तरफ फेंकेंगे, जब आप अपने नेबर की तरफ फेंकेंगे अंधेरे में, बिल्कुल। आप नेबर की तरफ फेंकेंगे, तो जब आपकी वो ईंट या वो सीडीपी का पैकेट किसी भी नेबर को जाके लगेगा तो उसकी आवाज से पता लगेगा। क्योंकि जैसे अगर खवातीन को लगेगा ना ईंट या सीडीपी का पैकेट, तो उसकी आवाज से पता लगेगा, क्योंकि उसकी आवाज कुछ अलग सी होगी, तो आप कहेंगे वो मेरे नेबर में खवातीन है, वो बेचारी इसको लग गया। और इसी तरह से अगर वही ईंट खुदा ना खास्ता किसी बुजुर्ग को लग जाती तो उसकी आवाज से पता लगता ओ बुजुर्ग को लगी है, और आप कहते बिल्कुल सही लगी है। और इसी तरह से जब आप ईंट पकड़ के या वो उस बच्चे को मारेंगे या उस बच्चे को जाके लगेगी, तो उसके बच्चे की आवाज से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे नेबर में बच्चा है, छोटी उम्र का है। तो असल में ये जब ये सीडीबी का पैकेट जाता है, नेबर को लगता है, तो उसकी आवाज से, उसके एक्नॉलेजमेंट से, उसके जवाब से आइडिया हो जाता है कि राउटर है या स्विच है, यानी कि बुजुर्ग है या खवातीन है या बच्चा है। ठीक हो गया? नहीं, इंसान तो चीखे मारेगा, राउटर कैसे चीखे मारेगा? ये राउटर चीखे ही मारेगा, आप टेंशन ना लें, बैकएंड के ऊपर चीखे मारेगा। जब पैकेट जाएगा ना, तो जब जाहिर बात है पैकेट जाता भी है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आती है, तो जब जिसकी एक्नॉलेजमेंट आती है तो वो बताता है कि मैं राउटर हूँ, मैं स्विच हूँ। और मैंने तो तो एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब पे पोर्ट वाला हुआ तो उसकी तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होता। बिल्कुल जाहिर बात है, मैंने तो एग्जाम्पल दी थी, आप दिल पे लगा बैठे हो यार, क्या हो गया? अच्छा। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपका घर है, आपके घर के सामने नेबर होंगे, अब आपको पता होता है कि यार मेरे मेरे सामने, मेरे घर के सामने मेरे ये नेबर हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक हो गया, ये नेबर हैं, ये दूसरे घर में भी ये नेबर हैं, ठीक हो गया, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है। तो असल में बिल्कुल ये है कि कैसे पता लगेगा, जब पैकेट सीडीबी का जाता है तो उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आती है, और जब उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आती है तो उसमें बताया जाता है या लिखा जाता है कि मैं राउटर हूँ, मैं स्विच हूँ। वो तो मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कोड किया है समझाने के लिए। ठीक ठीक। ठीक हो गया? ले जी, अब सीडीपी का जो पैकेट फेंकने का जो टाइमर है ना वो 60 सेकंड है। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं सीडीपी का पैकेट ना आपकी तरफ फेंकूंगा 60 सेकंड के बाद। अब आप क्या करेंगे, उस पैकेट को पकड़ के रखेंगे 180 सेकंड तक, 180 सेकंड तक। अब देखिए मैंने पैकेट फेंक दिया, 60 सेकंड पूरे हो गए, आपने उसको पकड़ के रखा है, वो 180 सेकंड हो गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से ना गिनती शुरू कर दूंगा, 1 2 3 4, और आप उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, 179 178, उल्टी गिनती 177। आपकी गिनती कहां तक पहुंचेगी, 120 तक, और मेरी गिनती कहां तक पहुंचेगी, 60 तक। जैसे मेरी गिनती 60 और आपकी 120 तक पहुंची, मेरा फिर पैकेट फेंकने की बारी आ गई। तो जैसे मैं पैकेट फेंकूंगा आप उस पैकेट को रिसीव करेंगे, आप डायरेक्ट 120 से जंप करेंगे कहां पे, 180 के ऊपर, दोबारा 180 के ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे 180 के ऊपर जाएंगे आप दोबारा से वही उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, 179 178 177, और मैं 1 2 3 4 5 गिनती शुरू कर दूंगा। फिर मेरा 60 तक पहुंचेगी, मैं फिर पैकेट फेंकूंगा, आप दोबारा से जंप कर देंगे 180 के ऊपर। ठीक हो गया? अब सवाल, सर के ये तो समझ आ गया, आपने पैकेट फेंका, मेरी गिनती 80 तक चली गई, मेरी 120 हुई, आपका 60 तक पहुंचा, आपने फिर पैकेट फेंका और मैंने रिसीव किया और मैं 120 के ऊपर जंप कर गया। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता सर आपने पैकेट फेंका और मुझे पैकेट रिसीव नहीं हुआ, मुझे पैकेट रिसीव नहीं हुआ किसी भी वजह से, ड्रॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया, मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, आप फिर दोबारा से गिनती उल्टी शुरू कर देंगे 120 से, 119 118 117, और मैं क्या करूंगा 1 2 3 4। जैसे मेरी गिनती 60 तक पहुंचेगी और आपकी भी गिनती कहां तक पहुंची होगी, 60 तक पहुंची होगी, और दोबारा से मेरा, फिर देखिएगा दोबारा से मेरा 60 के बाद पैकेट फेंकने की बारी आई है। अगर ये पैकेट आपको रिसीव हो जाता है तो आप 60 से डायरेक्ट जंप करेंगे 180 के ऊपर, डायरेक्ट जंप करेंगे 180 के ऊपर। सवाल है सर अगर ये भी पैकेट मुझे रिसीव नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, 60 से नीचे जाना शुरू कर देंगे, यानी कि 59 58, यानी कि 59 58, यानी कि आप 57 क्या कहां तक पहुंचेंगे, आप 0 तक पहुंचेंगे, और मेरी फिर गिनती कहां तक पहुंच जाएगी, दोबारा से 60 तक पहुंच जाएगी। और अगर मेरा यानी कि 60 तक गिनती पहुंच गई है, मेरा फिर पैकेट फेंकने की बारी आई, मैंने पैकेट फेंका, आपको वो पैकेट रिसीव हुआ, तो आप 0 से डायरेक्ट जंप करेंगे कहां पे, 180 के ऊपर, डायरेक्ट 180 के ऊपर जंप करेंगे। और सर अगर ये भी पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो फिर आप मुझे अपने नेबर टेबल से निकाल देंगे, आप कहेंगे मेरा नेबर मर चुका है, मेरा नेबर डाउन हो चुका है, और जारी बात है जब नेबर ही नहीं रहा तो आप उससे बातचीत भी नहीं कर सकते, उसके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने नेबर को 2 पैकेट का क्वेश्चन दिया है, 2 पैकेट का क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी भी वजह से एक पैकेट डाउन हो भी जाता है तो मैं तुझे अपने नेबर टेबल से नहीं निकालूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नहीं अज्यूम करूंगा कि तू मर चुका है। अगर दूसरा पैकेट भी नहीं मुझे रिसीव होता तो तब भी मैं तुझे अपने टेबल से नहीं निकालूंगा, तुझे मैं अपने टेबल में बरकरार रखूंगा, जिंदा रखूंगा। 2 पैकेट का मैंने तुझे मौका दिया, क्वेश्चन दिया। हाँ, तीसरा पैकेट अगर तू फेंकता है, मुझे रिसीव होता है, तो मैं तुझे अपनी टेबल में बरकरार रखूंगा। और अगर तीसरा पैकेट नहीं आता तो मैं समझूंगा बाकी तू मेरे टेबल से निकल चुका है, तू मार चुका है। ठीक हो गया? यानी कि 2 पैकेट का क्वेश्चन रखा है डेवलपर्स ने। वो अगर ये 60-60 का टाइमर रखते, 60-60 का टाइमर रखते तो हर 60 सेकंड के बाद टेबल बनता, टेबल डाउन होता, टेबल बन रहा होता, यानी कि नेबर टेबल आ रहा, नेबर आ रहा है, नेबर जा रहा है, नेबर आ रहा है, नेबर, यानी कि नेटवर्क नहीं स्टेबल हो पा रहा। तो एक बड़ी भयानक किस्म की ट्रैफिक आपके बैकएंड के ऊपर चल रही होती है सीडीपी की। तो उन्होंने कहा इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टाइम या क्वेश्चन बढ़ा दो और दो मौके दो अपने नेबर को। पैकेट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तीसरे पैकेट के बाद डिसाइड कर लो कि नेबर मर चुका है, दैट्स इट। तीसरे पैकेट के बाद हाँ जी, बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो 2 मौके आपने अपने नेबर को दिए हैं। ठीक हो गया? ले जी, ये थे इसके टाइमर्स, ये थे इसके टाइमर। अब सवाल है कि सर सीडीपी काम करता किस तरह से, काम करता किस तरह से? अब मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास ये एक डब्बा है, राउटर है, ठीक हो गया, और अपने नेटवर्क की मैं टोपोलॉजी बनाना चाहता हूँ बिना किसी रैक को देखे, बिना किसी डब्बे को देखे, हाथ लगाए, बिना किसी केबलों को छुए, अपनी सीट के ऊपर बैठ के सीडीपी की मदद से डायग्राम बनाने लगा हूँ। कैसे? पहली कमांड है शो सीडीपी नेबर, शो सीडीपी नेबर, यानी कि अब ये कहाँ पे कमांड है? ए के ऊपर, यानी कि आप राउटर ए को कह रहे हैं कि तू मुझे अपने नेबर बता, तेरे नेबर कौन कौन से हैं, कितने नेबर हैं। तो पहली कमांड क्या है? शो सीडीपी नेबर। ठीक हो गया? मैं कमांड देके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको टोटल 6 कॉलन, ये 6 आउटपुट नजर आ रही है। कौन कौन सी? पहली है डिवाइस आईडी, पहली चीज ये नजर आ रही है। दूसरा कॉलन आपको लोकल इंटरफेस का नजर आ रहा है। तीसरा कॉलन आपके पास होल्ड टाइम का नजर आ रहा है कि टाइमर कौन सा है पकड़ के रखने का। उसके बाद राउटर है, स्विच है, ये आपको नजर आ रहा है। किस सीरीज का है, यानी कि प्लेटफॉर्म क्या है, तो वो इस सीरीज का ये नजर आ रहा है। और पोर्ट आईडी ये नजर आ रहा है। टोटल ये 6 कॉलन है। मैं इधर लिख देता हूँ, कॉलन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ टाइमर को। देखिए गिनती कितनी है? 127 के ऊपर है। इसका मतलब है कि पैकेट आने वाला होगा या पैकेट आ चुका होगा तो ये गिनती कहाँ पे चली गई होगी? 180 के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पे टाइमर क्या हो गया आपके पास? 138। मैं अप एरो एंटर करता हूँ, 127, अप एरो एंटर 125, अप एरो एंटर 123, अब 120 एंटर करता हूँ तो कहाँ पे चला गया? 178 के ऊपर। यानी कि जैसे पैकेट आया नेबर की तरफ से उसने 120 से जंप कर दी कहाँ पे? 180 के ऊपर। तो ये वो टाइमर्स है, ये वो टाइमर्स है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक हो गया? उसके बाद आपका नेबर राउटर है, स्विच है, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद किस प्लेटफॉर्म का है, कौन सी सीरीज का है, 2500 सीरीज का है, 2600 सीरीज का है, 2800 सीरीज का है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया? नहीं जी। उसके बाद सर के अगर हमने नेटवर्क की टोपोलॉजी बनानी हो तो हमने किन किन कॉलम्स को इस्तेमाल करना है, ये किसकी जरूरत है? हमें ना कॉलम नंबर 3 चाहिए, ना 4 चाहिए और ना 6 चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया। हमें, हमारी तो इसके ऊपर बहस नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अगर आपने अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी डायग्राम बनानी है तो आपको कॉलम नंबर 1 की जरूरत है, कॉलम नंबर 2 की जरूरत है और कॉलम नंबर 6 की जरूरत है। कॉलम नंबर 1 क्या चीज है? डिवाइस आईडी। कॉलम नंबर 1 क्या चीज है? मैं इसको नीट कर देता हूँ, डिवाइस आईडी, शो सीडीपी नेबर, ये कॉलम नंबर 1 क्या चीज है? डिवाइस आईडी। ये डिवाइस आईडी का क्या मतलब है? सरकार आपके नेबर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे नेबर्स हैं। लोकल इंटरफेस, लोकल इंटरफेस का मतलब होता है अपने। सवाल है किसके अपने? जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। अब किसके ऊपर आप बैठे हुए हैं? ए के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ए के
अपने इंटरफेस। लोकल इंटरफेस का मतलब होता है अपने इंटरफेस। और उसके बाद है कॉलम नंबर 6, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है नेबर के इंटरफेस, नेबर के इंटरफेस या नेबर आईडी। ठीक हो गया? नेबर इंटरफेस या नेबर आईडी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। तो कॉलम नंबर 1 हमारे पास क्या है? लोकल इंटरफेस। ओ सॉरी, कॉलम नंबर 1 क्या है? नेबर आईडी के नेबर कितने। लोकल इंटरफेस का मतलब है आपके अपने कितने इंटरफेस हैं जिसके ऊपर आप बैठे हैं। और छठा कौन सा है? पोर्ट आईडी, जो नेबर की पोर्ट आईडी या नेबर के इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? देखिए अब नेटवर्क की टोपोलॉजी बनती किस तरह से है। तो मैं कहा मेरे पास सिर्फ एक डब्बा है, वो कौन सा है? वो राउटर ए है, वो राउटर ए है। मजे की बात एक और मैं आपको बता दूं, मजे की बात ये है कि इस सीडीपी से, इस सीडीपी प्रोटोकॉल से आप चाहें तो लोकल एरिया नेटवर्क की भी डायग्राम बना सकते हैं और आप चाहें तो वाइड एरिया नेटवर्क की भी डायग्राम बना सकते हैं। यानी कि ये प्रोटोकॉल लैन के ऊपर भी चलता है और यही प्रोटोकॉल आपका वैन के ऊपर भी चलता है। तो जैसी मर्जी टोपोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप टोपोलॉजी या डायग्राम बना सकते हैं। भले वो लैन की हो तो बनाई जा सकती है, वैन की हो तब भी वो बनाई जा सकती है। ठीक हो गया? ले जी, मेरे पास राउटर ए है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ और अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी राउटर ए से बनाना शुरू करता हूँ। आप समझे कि ये लाहौर का राउटर है। अब राउटर ए के कितने इंटरफेस हैं? राउटर ए के सबसे पहले चले देख लें नेबर कौन से हैं। नेबर कितने हैं? 2 हैं, एक बी है और एक डी है, यानी कि टोटल 2 नेबर नजर आ रहे हैं। किसके? ए के। मानते हैं? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, बना लेता हूँ, यानी कि ए को ना 2 नेबर नजर आ रहे हैं, एक बी नजर आ रहा है और एक डी नजर आ रहा है। जैसे मर्जी बना लें, ये बी डी बना लिया, ये 2 नेबर नजर आ रहे हैं इसको। अब उसके बाद है अगला कॉलम, वो है लोकल इंटरफेस। किसके? जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो ए के अपने कितने इंटरफेस हैं? 2 इंटरफेस, एक सीरियल 1/0 और एक सीरियल 1/1। एक सीरियल 1/1 और एक सीरियल 1/0। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी इजाजत से, आपकी रजामंदी से मैं यहाँ पे अपने इंटरफेस बना लेता हूँ। सीरियल 1/0, सीरियल 1/1। चलो जी, ये मैंने बना लिया। अब देखिएगा ये किस तरह से डिस्कवर किया होता है। देखिएगा, ए राउटर की, क्या कहा? ए राउटर की सीरियल, पहली वाली सीरियल कौन सी है? 1/0। ए राउटर की सीरियल 1/0 कनेक्टेड है किस राउटर के साथ? खींच के पीछे लेके जाएं, राउटर बी के साथ। और राउटर बी यानी कि नेबर बी किस पोर्ट के साथ? इसको खींच के यहाँ पे ले आए, तो आपको क्या मिलता है? सीरियल 1/0। यानी कि राउटर ए की सीरियल 1/0 कनेक्टेड है राउटर बी की सीरियल 1/0 के साथ। नहीं समझ में आया? कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये यहाँ से केबल गई कहाँ पे? राउटर बी की सीरियल 2 लिख दिया मैंने, 1/0। दोबारा देखिएगा, दोबारा देखते हैं। अगला क्या है? राउटर ए की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है किस नेबर के साथ? खींच के पीछे लेके जाएं, राउटर डी के साथ। यानी कि राउटर ए की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है राउटर डी के साथ। और किस पोर्ट के? डी की नेबर किस पोर्ट के साथ? 1/1 के साथ। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि हमारी टोपोलॉजी के अंदर इंटरफेस सेम ही है। जो भी होते हम लिख देते, वो 1/1 होता, 1/2 होता, ये 3 होता, जो भी होते आपको यहाँ पे नजर आ जाते, आप लिख देते। तो राउटर ए की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है राउटर डी की सीरियल 1/1 के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये जो इंटरफेस लिंक निकल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? राउटर डी में जा रहा है, सीरियल 1/1 में जा रहा है। देखिए, वो आपको पता लग गया है कि मेरे नेबर 2 हैं, एक राउटर बी और एक राउटर सी है। अब मुझे क्या चाहिए? इन नेबर्स की डिटेल चाहिए। जब आपको पता लग गया यार मेरे घर के सामने ना ये लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, अभी आपको पता लग गया है ये बी है और ये डी है। अब इनकी डिटेल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहूँगा यार डिटेल बताओ, तो आप कहेंगे कि सर ये फलां कॉलेज में पढ़ता है और इसका नाम ये है, इसका नंबर ये है। ये क्या? ये सारी की सारी डिटेल है, ये इस नेचर का है। तो अब डिटेल देखनी है आपने अपने नेबर की, तो कमांड होती है शो सीडीपी नेबर।
डिटेल, कि मुझे अपने नेबर की डिटेल दिखाओ। अब इसमें काफी सारी डिटेल नजर आएगी, इसमें काफी सारी डिटेल नजर आएगी। हमने किसको देखना है? हमने देखना है अपने नेबर के आईपी एड्रेस। याद होगा लास्ट टाइम जब आपने कहा था कि सर, ये तो पीडीसीएल का राउटर है, ये तो पीडीसीएल का राउटर है, पीडीसीएल राउटर से अगर आप आईपी पता करना हो तो आपको कॉल करनी पड़ेगी। आपको याद था मैंने कहा था कि आपको जो भी नेबर होगा आपको कॉल करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि तेरा नेबर को तेरा आईपी क्या है, और फिर उसके बाद आप उस बिल्कुल। आईपी को इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर रहे होंगे, वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। अब कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने नेबर को, पीडीसीएल को, कोई किसी को भी कॉल करें और पूछे बता तेरा आईपी क्या है, मैंने टेस्टिंग करनी है, मैंने वेरिफिकेशन करनी है। कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के शो सीडीपी नेबर की कमांड से अगले का आईपी एड्रेस पता करवा लें और एंटर करते हैं। काफी सारी डिटेल नजर आएगी, काफी सारी डिटेल नजर आएगी। मुझे इस वक्त जो चाहिए वो अपने नेबर का आईपी चाहिए। तो एक है नेबर बी, उसका आईपी है 1.1.1.2। उसके बाद एक और नेबर था डी, और डी का आईपी क्या है 4.1.1.1.1। यानी कि कोई जरूरत नहीं है दूसरी जगह कॉल करो और उसका आईपी एड्रेस पता लगाओ, अपनी चेयर के ऊपर बैठ के आपने उसका आईपी का पता लगा लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का आईपी था 1.1.1.2 और यहाँ पे था 4.1.1.1। ले जी ये आईपी। अब सवाल है सर आईपी का पता लग गया तो हम करेंगे क्या? देखिए अगर आपको किसी भी डब्बे का आईपी पता लग गया तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। सवाल है सर वो कैसे? देखिए ये तो डायरेक्टली कनेक्ट, रिमोट डेस्क एक्सेस। हाँ जी एग्जैक्टली समझ गए आप। अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड लाहौर के, समझने कि ये कराची का नेटवर्क था, ये कराची था, तो ये इस्लामाबाद था। अब मैंने लाहौर से बैठ के तो ये कर लिए। अब हो सकता है कराची के आगे भी काफी सारी ब्रांचेज हों, कराची के आगे भी काफी सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, कनेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन वो लाहौर के ऊपर बैठ के नजर नहीं आ रही हैं, वो तो कराची पे बैठ के नजर आएंगी। अब एक तरीका है कि आप कराची की टिकट लें, कराची जाएं और नेटवर्क बनाएं। अब आईपी की दुनिया ने हर चीज को खत्म कर दिया। कहता है कोई कोई कैसी टिकट, कैसी छुट्टियां, घर में बैठ और घर में बैठ के अपना सारा काम कर, ये ले आईपी। तो अगर आपने इनडायरेक्टली कनेक्टेड को भी डिस्कवर करना है तो आप क्या करें, आप लाहौर से कराची चले जाएं, बिना 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 टिकट के, बिना किसी खर्चे पे, आईपी की दुनिया में रह के। आईपी पता लग गया, अब होगा क्या, देखिएगा कि मैं लाहौर पे बैठ के मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ, 4.1.1.1 एंटर करता हूँ, ठक करके कहाँ पे पहुंच गया मैं, राउटर डी पे पहुंच गया। यानी कि राउटर कहाँ पे पहुंच गया, कराची पे पहुंच गया। अब कराची के आगे लार खाना, जो जो भी कराची के अपने एरिया हैं या जो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, अगर वो नजर आएंगी तो आप देख लीजिए और बना दें। तो कराची पे पहुंच गया। अब यहाँ पे भी आके क्या काम करना है, वही। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, शो सीडीपी नेबर। आपके कह रहे हैं राउटर डी को कि मुझे तू अपने नेबर दिखा। अगर यहाँ पे मुझे EFGH नजर आएगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखूंगा। अब ये नहीं है, अब एक चीज है नहीं और आप लिख रहे हैं अपनी तरफ से, तो जो चीज है वो लिखनी है आपने। शो सीडीपी नेबर एंटर करता हूँ, मुझे बताएं कितने नेबर नजर आ रहे हैं। 2 A एंड C। ए एंड सी, ए से तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक नेबर और नजर आ रहा है मुझे, कौन, वो आ रहा है सी। यानी कि डी के ऊपर जाके मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि यहाँ पे मेरे पास एक सी नेबर भी है, सी राउटर भी है, दो नेबर। ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला, वो कहता है लोकल इंटरफेस। किसके, डी के कितने इंटरफेसेस हैं, दो, एक सीरियल 1/1 और एक सीरियल 1/0। तो मैं आपकी रजामंदी से मैं यहाँ पे इंटरफेस बना देता हूँ। सीरियल 1/1 तो पहले से बना हुआ है, मैं सीरियल 1/0 बना देता हूँ। देखिएगा कैसे टोपोलॉजी बनती है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। ए डी राउटर की, अब मैं डी पे बैठा हूँ, डी राउटर की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है किसके साथ, खींच के पीछे लेके जाए तो आपको आपका नेबर मिल जाएगा, वो ए है। अब ए की किस पोर्ट के साथ, खींच के इसको यहाँ पे लेके जाए तो नेबर क्या मिला आपको, पोर्ट क्या मिली 1/1। वो तो पहले से कनेक्टेड है, चेक करिएगा। जो हम तो लाहौर से कराची आ रहे थे वो पहले से कनेक्टेड है। ले जी दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया। डी राउटर की सीरियल 1/0, डी राउटर की सीरियल 1/0 कनेक्टेड है किसके साथ, खींच के पीछे लेके जाएं, राउटर सी के साथ, नेबर सी के साथ। अब राउटर सी की किस पोर्ट के साथ, खींच के इसको यहाँ पे लेके जाएं तो ये क्या है 1/1। तो मैं अब क्या करूँ, 1/0। तो सॉरी 1/0। तो मैं आपकी जल्द से यहाँ इंटरफेस निकाल देता हूँ 1/0। ले जी अब इसको समझे कि ये आपके पास कोयटा का राउटर है या पिशावर का राउटर है।
ये कोयटा का राउटर है, ये पेशावर का राउटर है। अब आपने कोयटा जाना है, पेशावर जाना है, कि हो सकता है यार कोयटा में पेशावर के अंदर भी काफी सारे ब्रांचेस हो सकती हैं, तो ये तो वहीं पे जाके पता लगेगा। अब कैसे जाना है, टिकट की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है आईपी। अब आईपी कैसे मालूम करेंगे, कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी, कमांड दें आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के, शो सीडीपी नेबर डिटेल, एंटर करें। तो यहाँ पे 2 नेबर थे इसके, तो 2 नेबर के आईपी नजर आएंगे। ए का आईपी देखिएगा क्या था, 4.1.1.2, और सी का जो आईपी है वो है 3.1.1.1.1। तो मैं यहाँ पे आपकी इजाजत से लिख देता हूँ 4.1.1.2 और यहाँ पे 3.1.1.2। 3.1.1.2 था 1, सॉरी 3.1.1.1। ये जब मुझसे ज्यादा आप समझदार हैं कि पेशावर का कोयटा का आईपी पता लग गया, तो अब आप करेंगे क्या। अब जैसे हम लाहौर से कराची गए थे, इसी तरह से कराची से हम लाहौर जाएंगे। हो सकता है पेशावर और कराची, पेशावर और कोयटा के पीछे ब्रांचेस लगी हुई हों, EFG मिल जाए, अगर होगा तो लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। अब ये नहीं है कि जो चीज नहीं है वो आप बनाने बैठ गए। चेक करते हैं कैसे, राउटर पे जाता हूँ, 3.1.1.1, 3.1.1.1 एंटर करता हूँ, तो ठक करके आप कहाँ पे पहुंच गए, कराची, कोयटा पहुंच गए, पेशावर पहुंच गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, दोबारा से लेक्चर रिपीट करने लगा हूँ, शो सीडीपी नेबर। आप सी पे बैठ के कह रहे हैं मुझे अपने नेबर बताओ, मुझे अपने नेबर बताओ, एंटर करता हूँ, तो मुझे बताएं आपको कितने नेबर आपके नजर आ रहे हैं। बी एंड डी, वो तो पहले से ही है बी एंड डी, इसका मतलब है कोई ई नहीं है, इसका मतलब है कोई एफ नहीं है, इसका मतलब है कोई जी नहीं है। अगर होता तो नजर आता, और अगर होता नजर आता तो मैं यहाँ पे बनाता और मैं लिखता। अब जो चीज नहीं है वो लिखनी नहीं है, जो चीज नहीं है वो लिखनी नहीं। ठीक हो गया। ले जी, उसके बाद अपने इंटरफेस कितने हैं लोकल सी के, वो 2 हैं, 1/1 1/0। तो अब आप इंटरफेस बना दें 1/0 और 1/1। देखिए दोबारा से मैं लेक्चर रिपीट करने लगा हूँ, किस तरह से राउटर सी की, क्या कहा, राउटर सी की सीरियल 1/1, राउटर सी की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है किसके साथ, खींच के पीछे लेके जाए नेबर बी के साथ, नेबर बी की किस पोर्ट के साथ खींच के यहाँ पे लेके आए, तो 1/1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राउटर सी की सीरियल 1/1 कनेक्टेड है राउटर बी की सीरियल 1/1 के साथ। अब दूसरा तो आपको पता ही है, वो तो पहले से मैं वहां पे आ रहा हूँ कि राउटर सी की सीरियल 1/0 कनेक्टेड है राउटर डी नेबर किसके साथ, सीरियल 1/1। ये तो पहले से ही हमारे साथ कनेक्टेड है, ये आपको नजर आ रहा है। ले जी, यहाँ पे भी आपको पता लग गया पेशावर। अब पेशावर से मैंने कहाँ जाना है, इस्लामाबाद जाना है, पेशावर से इस्लामाबाद जाना है। हो सकता है इस्लामाबाद के पीछे, हो सकता है कि इस्लामाबाद के पीछे अपने कुछ नेटवर्क चल रहे हो, ब्रांचेस वगैरह लगी हो, ये कैसे पता लगेगा, ये राउटर बी पे जाके पता लगेगा। अब राउटर बी का क्या चाहिए आपको, आईपी एड्रेस, कैसे पता लगेगा, कॉल करनी नहीं है, सिर्फ एक कमांड दें यहाँ पे बैठ के, शो सीडीपी नेबर डिटेल, और एंटर करें। तो आपके सामने एक तो ये डी वाले का आईपी एड्रेस नजर आ रहा है और एक आपको बी वाले का आईपी एड्रेस नजर आना चाहिए। बी का आईपी एड्रेस क्या, 2.1.1.1। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस क्या था हमारे पास, 3.1.1.2 और यहाँ पे था 2.1.1.1। लेकिन जब आईपी पता लग गया तो होगा क्या भाई, अगर आपको आईपी पता लग गया तो आप अपनी चेयर के ऊपर बैठ के, अपनी आप चेयर के ऊपर बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस करें 2.1.1.1 और ठक करके उस डब्बे पे पहुंचे, बिना किसी टिकट के, बिना किसी खर्चे पे। तो आज आईपी की दुनिया ने देखिए चीजें कितनी आसान कर दी हैं। वो जमाने गए जब आप एक एक हफ्ते 10-10 दिन की छुट्टियां करते थे और कंपनी के पैसों के ऊपर एंजॉय करते थे, काम टके का नहीं करते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे शो सीडीपी, या बी पे बैठे इस्लामाबाद पे बैठे और कहते हैं कितने नेबर बता दिखा, एंटर करें तो मुझे बताएं कितने नेबर नजर आ रहे हैं, ए एंड सी, ए एंड वो ऑलरेडी पहले से ही है। तो इसका मतलब है कोई ई नहीं है, कोई एफ नहीं है, कोई जी नहीं है। अगर होता तो मैं बना देता, अब नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। ले जी, मेरे ये नेटवर्क की टोपोलॉजी थी।
ये मेरे नेटवर्क की टोपोलॉजी कुछ इस तरह से, जैसे मैंने सीडीपी की मदद से डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड को भी पता कर लिया, बिना किसी रैक को देखे, बिना किसी राउटर को हाथ लगाए, बिना किसी केबलों को हाथ लगाए, और अपनी चेयर के ऊपर बैठ के पूरी टोपोलॉजी बना दी। अच्छा देखें, जाने का ना रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, आपको आईपी एड्रेस पता करना पड़ता था और आप उसके बाद टेलनेट करते थे, जाने का थोड़ा सा मुश्किल रास्ता था। लेकिन जैसे जाने का रास्ता ना, उसी तरह से वापसी आने का भी रास्ता है। वापसी आने का रास्ता वो उससे ज्यादा आसान है। कैसे? एग्जिट करें तो आप इस्लामाबाद से कहां पे जाएंगे? कोयटा। फिर एग्जिट करें तो आप कोयटा से कहां पे जाएंगे? कराची। फिर एग्जिट करें तो आप कराची से कहां एक पे स्टेप जाएंगे? पीछे होते जाएंगे। हाँ जी, आप दोबारा से लाहौर पे आ गए, यानी कि ए के ऊपर आ गए, यानी कि जहां से चले थे वहां पे आके दोबारा खड़े हो चुके हैं। तो ये क्या है? ये सीडीपी प्रोटोकॉल है, और ये उसका फायदा है, ये उसका मकसद ये आपके सामने है। तो यहाँ तक साथ हैं? बिल्कुल। चलें, कोई सवाल? ये अब एक दफा बन गया, उसके बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? बस ये आपको कहा गया था नेटवर्क की टोपोलॉजी बना के दें, डायग्राम बना के दें, आप इसको ये इस तरह से बना के ये दे दें, सर ये आपकी नेटवर्क की डायग्राम, ये आपकी टोपोलॉजी है, बस। लेकिन ये कई दफा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती होगी, क्योंकि जाहिर अगर बात है, सी की भी आगे है, बी जाहिर की भी बात आगे है। जाहिर बात है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। आपके सामने देखें, मैंने कितनी आसानी से ये टोपोलॉजी बना दी है। जैसे जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ना, तो हर चीज आसान हो जाएगी, खुद ब खुद बनेगी। आपने तो और सिर्फ लिखना है, आपने देख के सिर्फ लिखना है। अब आप वो अच्छा, आउटपुट, नेबर्स दो भी हो सकते हैं और नेबर्स 100 भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, नेटवर्क काफी सारे हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको प्रोटोकॉल की, सीडीपी की एक झलक दिखाई है कि किस तरह से इस्तेमाल करना, कैसे टोपोलॉजी बनानी है। जैसी भी होगी बनेगी ऐसी, यानी कि इसी अंदाज से बनती चली जाएगी आपकी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार राउटर किस सीरीज का है, तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि ये 2600 2700 2800 सीरीज का है। हर चीज आपको उसके अंदर नजर आ जाती है। ठीक हो गया? और दूसरी बात ये कि अच्छा, मैं इसकी अगर प्रैक्टिस करूं तो मैं कैसे करूंगा? इस पे हाँ जी, बोले प्रैक्टिस तो कैसे? प्रैक्टिस आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको ये 4 डब्बे लगाने पड़ेंगे इसी अंदाज में, 4 डब्बे लगाने पड़ेंगे इसी अंदाज में। और हर इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेसेस आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, नो शट करना पड़ेगा, क्लॉक रेट देनी पड़ेगी, इनकैप्सुलेशन देनी पड़ेगी। और ये काम करने के बाद आप फिर ए राउटर पे बैठ के सबको शो सीटीपी की नेबर से एक्सेस करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आ गया, यानी कि पहले ये आपको ना डायग्राम बनानी पड़ेगी, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, नो शट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये सीडीपी की मदद से आप ये अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी बना सकते हैं। ठीक हो गया? अब जो सवाल मैं ठीक। आपको सवाल मैं पूछ रहा था, ये सवाल जो था सर, वो सवाल ये है कि आप लाहौर से बैठ के बड़े प्यार से कराची चले जा रहे थे, बड़े प्यार से पिशावर चले जा रहे थे, इस्लामाबाद चले जा रहे थे, तो ये टेलनेट के थ्रू जा रहा था मैं। ठीक हो गया? टेलनेट के थ्रू जा रहा था, तो आपने जिस भी डब्बे को टेलनेट करना उसके ऊपर आईपी एड्रेस और टेलनेट का पासवर्ड लगा होना चाहिए। अब क्योंकि जाहिर बात है, जब आप टेलनेट करते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, लेकिन मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा गया, मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा गया क्योंकि मैंने पासवर्ड खत्म किया हुआ था। क्योंकि मैं कनेक्ट करता, पासवर्ड देता, फिर इनेबल मोड में जाता और फिर पासवर्ड देता, तो टाइम ज्यादा लगता। ठीक हो गया? टाइम ज्यादा लगता, तो मैंने पासवर्ड खत्म कर दिया था। तो मैंने ना हर डब्बे पे जाके लाइन VTY 0 स्पेस 4 में गया, मैंने कहा नो लॉगिन और प्रिविलेज लेवल 15, यानी कि मुझसे जब भी मैं टेलनेट करूं मुझसे पासवर्ड ना पूछना, मुझे डायरेक्ट इनेबल मोड में ले जाओ। इनेबल मोड को सिक्योरिटी में कहा जाता है कि ये लेवल 15 है। मैंने हर डब्बे के ऊपर ये लगाया हुआ था, ये काम किया हुआ था। ठीक हो गया? पैकेट ट्रेसर में मैं 4 राउटर लगाऊंगा और बिल्कुल हर राउटर को जैसे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया, फिर बिल्कुल। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, और फिर ये नो शट किया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही वाली चीज है, जैसे वो लिंक अप एंड अप में आपने किए थे, 2 राउटर जब आपस में लगाए थे इस तरह से आईपी एड्रेस। बेसिकली हमने चारों को ग्रीन करना है। बिल्कुल ग्रीन करना है आपने, लिंक अप करना है, और लिंक अप आपको भी पता है कैसे होगा, आईपी ग्रीन हो जाएगा, एड्रेस, फिर उसके बाद नीचे प्रोसेस शुरू आईपी कर एड्रेस दूंगा जो आपने। कॉन्फ़िगर करना है, नो शट करना है, इनकैप्सुलेशन डिफाइन करनी है, क्लॉक रेट डिफाइन करना है आपने। ठीक हो गया?
हर इंटरफेस के ऊपर ये चारों काम करने हैं, इस इंटरफेस के ऊपर भी, इस इंटरफेस के ऊपर भी, हर राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर। लिंक अप होने के बाद, हर लिंक अप होने के बाद आपने सीडीपी के थ्रू ये काम करना है सारा। जस्ट आस्क क्विकली, ये इनकैप्सुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हो गया, लास्ट टाइम बोल गया इनकैप्सुलेशन है। कॉन्फ़िग मोड में गए, इंटरफेस सीरियल 1/0 में गए, इनकैप्सुलेशन, एचडीएलसी, क्लॉक रेट 64,000 जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, सबनेट मास्क, नो शट। नहीं, ये तो मुझे पता है, आईपी एड्रेस। हाँ, लेकिन ये चारों काम आपने राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर करने हैं। मैंने 2 काम नहीं किए थे। इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी से प्रैक्टिकली होता क्या है? बेसिकली ये जुबान है अगर ना, जुबान है, जस्ट लाइक इन अगर ये हम इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी नहीं देंगे तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट एचडीएलसी होगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर दें, इनकैप्सुलेशन पीपीपी कर दें, लेकिन दोनों साइड के ऊपर सेम होनी चाहिए। ये पिछले लेक्चर आपने भूलने नहीं है अब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, दोनों में एचडीएलसी करना है, हाँ क्योंकि जी। अदरवाइज एक डिफरेंट होगा, दूसरा डिफरेंट। और हाँ, क्लॉक रेट से क्या होगा? क्लॉक रेट से ये होता है कि आपकी लिंक की स्पीड सेट की जाती है, बिट्स पर सेकंड होती है, जो आपका राउटर बिट्स को जनरेट करता है, प्रोसेस करता है। और अगर आपकी तो बिट्स इट हैज टू बी 64,000, नहीं नहीं, इसके अलावा कोई और नहीं हो कुछ सकता? भी कुछ भी सवालिया निशान करेंगे तो ये 1200 से शुरू होगा, तकरीबन ये 6 लाख या 60 लाख तक जाता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन मार्क करेंगे आपको और नजर आएगी। तजर्बे अब आप करें, आपको अंदाज तरीका सिखा दिया है, और पिछली चीजों को नहीं भूलना आपने, कि वो जो लेक्चर पढ़ हाँ लिया तो वो गुजर गया तो इसका मतलब है वो खत्म हो गया, उसका ताल्लुक आने वाले हर लेक्चर के साथ है। तो पिछला लेक्चर एक दफा 2 दफा रिवाइज करके प्रैक्टिस करके बैठिएगा। ठीक ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। ले जी, ये था सीडीपी। असल में ना, असल में कहा जाए तो आपका ना जो सीसीएनए है ना, सीसीएनए वो जी जी, आज से स्टार्ट हो गया, वो सीडीपी प्रोटोकॉल अभी होने वाला ही हो चुका है? हो चुका है, यानी कि ये सीडीपी हम कर चुके हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। हम सीडीपी कर चुके हैं। तो ये सीडीपी से ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर हैं, समझ लें ये सारा सीसीएनए है, ये सीसीएनए का क्लास है, और इसी के आपने मुझे पैसे दिए। अब आपकी मर्जी, आप इसको हलाल करना चाहते हैं या हराम करना चाहते हैं। ठीक हो गया? तो मैंने कहा कि जो भी लैब हो वो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे तो ये चीजों की समझ आएगी, अदरवाइज तो मेरे बुब नहीं आपको ये दोबारा समझा सकते, करवा सकते। साथ साथ कर लेंगे तो चीजें आसान होंगी। अब आप कहेंगे ना मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक साथ ही कर लूंगा, फिर नहीं होने वाली ये चीजें कभी भी। ले जी, इसके बाद जो सबसे अहम लेक्चर है, जो सबसे अहम लेक्चर है, जो सीसीएनए अब स्टार्ट हुआ है, समझ, अहम लेक्चर सबसे, जो आपको आपको हर मार्केट में जाके हर रोज तकरीबन ये काम करना पड़ेगा, वो क्या है? वो लेक्चर है आईओएस बूटअप सीक्वेंस। आईओएस बूटअप सीक्वेंस, आईओएस बूटअप सीक्वेंस। अब ये क्या चीज है? लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने टोटल 4 मेमोरीज लिखवाई थी, कॉमन मेमोरीज जो दुनिया के हर डब्बे के ऊपर आपको मिलती है। एक क्या थी? रैम। रैम, एक दूसरी थी एनवी रैम, तीसरी एम, थी रैम। फ्लैश, और चौथी थी रोम। अब जिसमें से हमने 2 मेमोरीज को पढ़ लिया था जिनका ताल्लुक कॉन्फ़िगरेशन के साथ था, और 2 को हमने छोड़ दिया था जिनका ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ था। तो ये क्या है? फ्लैश और रोम। इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। इन दोनों का ताल्लुक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत क्या है? जाग के सुनिएगा, नींद आ रही है तो चुटकी काटें। ये आपके पास है डब्बा, इट कैन बी एनी बॉक्स। जब मैं कहूँ डब्बा तो इट कैन बी एनी बॉक्स और एनी वेंडर। अब मैंने आपको कहा कि डब्बा है, कोई भी हो, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके इंटेलिजेंस उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। और खुदा ना खास्ता इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिलीट कर गया, क्योंकि नेटवर्क्स में जारी बात है, कोई दोस्त भी होते हैं, कोई दुश्मन भी होते हैं। कुछ इंसान को डीमोटिवेट करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए, नीचे गिराने के लिए ना उल्टे उल्टे काम करते हैं जानबूझ के, और फिर मजे लेते हैं। ठीक हो गया? तो कोई आपके राउटर का, आपके डब्बे का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर गया, या आपसे गलती से डिलीट हो गया, या करप्ट हो गया, क्रैश हो गया,
ये करप्ट हो गया, ये क्रैश हो गया, तो समझ लें ये राउटर, ये डब्बा किसी काम का नहीं है अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ आप अपने सिस्टम में से, अपने लैपटॉप में से विंडो निकाल दें, विंडो निकाल दें, तो क्या मुझे बताएं आपका सिस्टम किसी काम का है? बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, बेजान डिवाइस है ये तो। जब तक इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जब तक इसके अंदर जान नहीं है, बेजान है। तो असल में इसकी जो जान है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंट बनता है, जिसकी वजह से हम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, इसको काबिल बनाते हैं कम्युनिकेशन के। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये डब्बा किसी काम का नहीं है। सिर्फ एक काम आएगा, गले में डालें और ढोल बजाते फिरें, बस ये इस काम आएगा। सवाल है सर कोई मसला नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो भी जाता है, कर जाए, कोई मसला नहीं है। करप्ट हो भी जाता है, कोई मसला नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ जानबूझ के या अनजाने में डिलीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लेंगे, दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे, री इंस्टॉलेशन कर लेंगे। सरकार ये फूफो का घर नहीं है, जब दिल किया मुंह चुक के चले गए। क्योंकि सिस्को में और माइक्रोसॉफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप शायद हो सकता है सर समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया कोई मसला नहीं है, हमारी विंडो भी तो है, करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो हम दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। बाजार से 100 रुपए की सीडी लेके आते हैं, सीडी लगाते हैं और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। बाजार से सीडी ना भी लेके आए तो नेट से डाउनलोड करते हैं, सीडी हो या यूएसबी हो उसे बूटेबल बनाते हैं और विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, लो जी काम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट में और सिस्को में जमीन आसमान का फर्क है। माइक्रोसॉफ्ट की तो सीडी आपको बाजार से मिल जाती है 100 रुपए में, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है जो आप चंद सेकंड के अंदर री इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से किसी भी राउटर का, किसी भी स्विच का, किसी भी फायरवॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, क्रैश हो गया, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी शॉप से नहीं मिलना, किसी शॉप से नहीं मिलना, किसी शॉप से। अगर आप समझे कि आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं और ये वाला डब्बा 29 सीरीज का डब्बा आपको एलोकेट किया गया है कि इसकी जिम्मेदारी आपकी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपका पहला काम ये है कि जब भी कोई भी डब्बा आपके अंडर किया जाए तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास कॉपी रखें कि कल को किसी भी वजह से कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है तो मसला नहीं है, मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से री इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। और अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप नहीं है, तो समझ लें उस दिन वो आखिरी दिन होगा आपका ऑफिस में, आखिरी दिन होगा। और आपकी जान ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी कि तूने ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर दिया, तूने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो गई, तेरे पास बैकअप नहीं है और ये डब्बा किसी काम का नहीं है, तो जाहिर बात है ये डब्बा किसी काम का नहीं होगा तो ये कम्युनिकेशन नहीं करवा सकेगा। नेटवर्क आपका तब तक डाउन रहेगा जब तक इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, जब तक इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ जाता। ठीक हो गया? क्योंकि पैरेलल में 2 राउटर लगाए जाते हैं, 2 डिवाइसेस लगाई जाती हैं कि अगर एक डाउन हो भी जाए तो नेटवर्क डाउन ना हो, बैकअप के ऊपर चला जाता है, बैकअप के ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी कन्वर्जेंस कम्युनिकेशन बैकअप वाले लिंक के ऊपर हो रही है, बैकअप वाले डब्बे के ऊपर हो रही है। प्राइमरी डब्बा आपका डाउन है तो आपकी जान तो वो तभी छोड़ेंगे जब आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम या इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें जैसे देंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, मैंने जैसे तुझे राउटर दिया था, जैसे चलती हुई हालत में दिया था, उसी चलती हुई हालत में मुझे ये डब्बा चाहिए, जहां मर्जी से ये करके दे। तो आप कहेंगे लो जी तो ये जान भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऊपर से ये जान गले में डाल दी इन्होंने मेरी। बिल्कुल भाई यही काम है। और आप कह रहे हैं कि सर ये बाजार से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, तो फिर करूंगा क्या? तो अच्छा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ कहते हैं कि सर कोई मसला नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो भी गया कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो दूसरा राउटर है ना बैकअप में, वो भी 2900 सीरीज का है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के इसके अंदर कॉपी कर देता हूँ, काम खत्म, बल्ले बल्ले। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं तो आप इसको जहन से निकाल दें, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो इसको जहन से निकाल दें। आप कहेंगे सर क्यों, वो भी 2900 सीरीज का है, ये भी 2900 सीरीज का, सेम राउटर है, सेम मॉडल है, तो दोनों में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई मसला नहीं है। पहले जमाने में 2005 से पहले ये काम बिल्कुल ऐसे किया जाता था, हो जाता था, लेकिन 2005 के बाद सिस्को ने ये खत्म कर दिया, सिस्को ने ये खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि 2005 के बाद उसने कहा कि जिसने भी मेरे से जो भी डिवाइस परचेज करनी है तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, उसे हार्डवेयर चाहिए या हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप कहते हैं हार्डवेयर चाहिए
तो आप कहते हैं हार्डवेयर चाहिए, तो आपको खाली हार्डवेयर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से आप कहते हैं कि मैंने लैपटॉप लेना है, तो अक्सर आप मार्केट में जाते हैं कि यार विद विंडो चाहिए या विदाउट विंडो चाहिए। विद विंडो लेंगे तो 5,000 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, विदाउट विंडो चाहिए तो 5,000 मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो तुम खुद विंडो इंस्टॉल कर लो। वो आप 50 100 रुपए की सीडी लेके इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें मसला नहीं है, लेकिन सिस्को में मसला है। अब आप कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, तो वो फिर आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है। अब वो जब आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर देता है तो पता क्या करता है, वो जब इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करता है तो इसके सीरियल नंबर के साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बाइंड कर देता है, बड़ी चालाकी के साथ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बाइंड कर दिया उसने, बाइंड कर दिया। अब होगा क्या, जब आप इस डब्बे का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के इस डब्बे में कॉपी करेंगे तो दोनों राउटर का जो सीरियल नंबर है वो एक दूसरे से फर्क होगा, और अगर सीरियल नंबर फर्क है, अगर सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ तो ये कभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे में इंस्टॉल होने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि आप दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए जहां पे आप पहले खड़े थे, फंस गए आप फंस गए। आपकी जान तो तभी बच सकती थी जब आप इसका बैकअप, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप अपने पास रखते। आप फंस चुके हैं। सवाल है सर अब क्या करूं? एक तरीका है, एक तरीका है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना तो आपको ना एक दरवाजा खटकाना पड़ेगा, वो है सिस्को का। आप कहते हैं सर कोई मसला नहीं है, खड़का लेते हैं। तो जारी बात है, जब आप सिस्को का दरवाजा खड़काएंगे तो सिस्को मुफ्त में नहीं चीजें देता, सिस्को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। वो कहेगा ठीक है तुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किस फीचर के साथ चाहिए, किस डब्बे का चाहिए, उस हिसाब से मैं तुझे ऑपरेटिंग सिस्टम दूंगा। और जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो वो 300 यूएस डॉलर से स्टार्ट होता है और 3,000 यूएस डॉलर तक जाता है, 3,000 यूएस डॉलर तक जाता है। तो आप कहेंगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्को तो हार्डवेयर से भी कमा रहा है और सॉफ्टवेयर से भी कमा रहा है जी। जहां जहां पे जिसको मौका मिल रहा है वो इंसान को उल्टा लटका के छुरी फेर रहा है। मार्केट है, मार्केट है पूरी। अब उसने कहा डब्बे तो लोगों ने ले लिए हैं, डब्बे लोगों ने ले लिए हैं, लेकिन फंसेंगे कहां पे, जब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा। इन बेवकूफ को पता नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की अहमियत क्या है। तो अब मैं मार्केट या पैसे बनाता हूं तो कहां से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेचना शुरू करूंगा, तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आप कहते हैं कि सर ये $300 या $400 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है और कंपनी वाले पैसे दे दें, ये हो नहीं सकता। आप तो कोशिश यही करेंगे कंपनी वालों की जेब से निकाल दूं। भाई गलती आपकी है, गलती आपकी है, काम आपने खराब किया तो आप ही पैसे भरेंगे। तो ये कंपनी वाले आपको ये $300 या $400 नहीं देने वाले, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आप सोच लें, आप अपनी जेब से भी पैसे लेके ऑपरेटिंग सिस्टम लेके और इंस्टॉल करके फिर भी आपने जाना ही है, दोनों केसों में आपने बाहर जाना ही है। तो बेहतर ये था कि आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की और इसके कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप अपने पास रख लेते ताकि ये नौबत ना आती। बैकअप होता आपके पास तो चंद सेकंड्स लगते हैं, चंद सेकंड्स, आप कॉन्फ़िगरेशन हो या आप ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से रीइंस्टॉलेशन कर सकते हैं चंद सेकंड्स के अंदर। तो यही डब्बा आपको दोबारा से कम्युनिकेशन करने के काबिल हो जाता है। तो ये इस टॉपिक की अहमियत है, वो ये iOS बूटअप सीक्वेंस की। और जिनका ताल्लुक दो मेमोरी से है, एक फ्लैश और एक रोम। अब सवाल है कि दोनों का ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, दोनों का ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, तो इनमें फ़र्क क्या है, इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? तो फ़र्क ये है, कहा जाता है कि जो फ्लैश है इसके अंदर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्लीट। और जो रोम है इसके अंदर कहा जाता है कि इसको 3 नाम दिए जाते हैं, बुक्स के अंदर ना 3 नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं मिनी iOS, मिनी iOS। कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा बेबी iOS, और कहीं पे आपको टेक्निकल वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आएगा सबसेट ऑफ iOS, सबसेट ऑफ iOS। यानी कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पार्शियल हिस्सा है, पार्शियल। यानी कि ये वो अगर किसी भी वजह से देखिएगा, अगर किसी भी वजह से फ्लैश का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो भी जाता है तो आप फ्लैश के बाद कहां पे चले जाएंगे, रोम में चले जाएंगे जहां पे बेबी iOS है, मिनी iOS है, सबसेट ऑफ iOS है। यानी कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्शियल सा हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां पे आप बैठ के कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप पूरे राउटर को रीइंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर उसको कहने क्या कर रिपेयर कर सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पे आप राउटर को रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आप राउटर को कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सवाल, सर अगर रोम खराब हो जाए तो, फ्लैश भी खराब, रोम भी खराब हो जाए तो बस यही है कि गले में इस राउटर को डालें डोरी के साथ और ढोल बजाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। बहुत कम ऐसे डब्बे हैं, बहुत कम, बल्कि कह लें 99% डब्बे ऐसे हैं जिनकी रोम खराब, बहुत कम, ना होने के बराबर है। सर अगर रोम खराब हो भी जाए तो फिर कोई मसला नहीं, आप दोबारा रिपेयर करवा लें। अब आपको भी पता है कि जब एक चीज, कोई भी चीज खुल जाती है तो वो काम वैसे नहीं दे रही होती जैसे पहले वाली मशीन दे रही होती है, डिवाइस दे रही होती है। एक चीज खुल गई है तो वो खुल गई है, बेकार हो चुकी है। और सिस्को कहता है कि अगर तुम ये रोम रिपेयर करवाने जा रहे हो किसी भी डब्बे का, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम रोम रिपेयर करवाओ, इतने में तो तुम्हारे पास नया डब्बा आ जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप रोम रिपेयर करवाएं, उसको फेंकें, नया डब्बा ले लें। ठीक हो गया। तो बहुत कम चांसेस है कि रोम खराब हो। ठीक हो गया। तो आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश के अंदर होता है और रोम के अंदर होता है बेबी आईओएस, सबसेट ऑफ आईओएस, कंप्लीट नहीं, पार्शियल हिस्सा। ठीक हो गया। तो जहां पे बैठ के आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हैं या राउटर को रिपेयर करते हैं, और अगर फ्लैश करप्ट हो भी जाए तो आप कहां पे चले जाते हैं, आप रोम में चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में हमने ये करना है कि इस राउटर का या किसी भी डब्बे का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया जाता है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लिया जाता है, और अगर कल को किसी भी वजह से कॉन्फ़िगरेशन या किसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है तो उसको कैसे रीइंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक हो गया। ले जी, अब किस तरह से ये काम होगा देखिएगा, किस तरह से ये काम होगा वो देखिएगा। मेरे पास एक राउटर है, ये राउटर है, इसको करते हैं, मेरे पास क्या है, ये एक राउटर है। ये जूम करें, ये राउटर है मेरे पास। ठीक हो गया। और ये राउटर है और राउटर के ऊपर ये फ्लैश है, ये राउटर में ये फ्लैश लगी हुई है। अब फ्लैश के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से है, किस नाम से ये देखेंगे और उसके बाद उसका बैकअप देंगे। और राउटर के ऊपर ये एक ईथरनेट की पोर्ट है, ये ईथरनेट की पोर्ट है E0। ठीक हो गया। और ये मेरे पास क्या है, ये लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप। मैं क्या करूंगा, मैं इससे केबल निकालूंगा और अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ देखिएगा, मैं इस राउटर की या इस डब्बे का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कॉपी करना चाह रहा हूँ, अपने सिस्टम के ऊपर। जब आप किसी भी एक डब्बे की ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी एक डब्बे की कॉन्फ़िगरेशन उठा के किसी और डब्बे के ऊपर रखेंगे तो ये काम किया जाता है TFTP सर्वर से, TFTP सर्वर से, जिसको ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की छोटी बहन है, क्योंकि बाद में आई थी, लेकिन काम बड़ा है, काम बड़ा है। और ये किस में आती है, ये UDP के अंदर आती है। UDP जिसके अंदर आपको स्पीड चाहिए होती है। अब जारी बात है, नेटवर्क डाउन है, डब्बा डाउन है, किसी काम का नहीं है, तो अगर आपको डब्बा डाउन है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको स्पीड चाहिए, तो आप UDP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये काम TCP से भी हो सकता है, TCP के अंदर है FTP। अब जारी बात है, जो काम 2 मिनट का है वही काम 2 घंटे में लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 घंटे ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो चंद सेकंड्स में चाहिए। तो इस वजह से हम UDP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें स्पीड मिलती है। तो UDP के अंदर TFTP आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये TFTP सर्वर लगाना पड़ेगा, जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जारी बात है, जब आप सर्वर लगाएंगे तो सर्वर की एक अपनी कॉस्ट है। अब आप कहते हैं मेरे पास सर्वर नहीं है, कोई मसला नहीं है, सर्वर नहीं है, आप फिर भी ये काम कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, देखें, अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो आप TFTP सर्वर वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। सिस्को पे, गूगल के ऊपर जाएं, वहां पे लिखें सिस्को TFTP सर्वर, फ्री डाउनलोड, चंद सेकंड के अंदर आपके पास वो
डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करेंगे, चंद क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल होके ये कुछ शक्ल बनी हुई नजर आएगी, सिस्को टीएफटीपी सर्वर की, सिस्को टीएफटीपी सर्वर की। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, यही आपका लैपटॉप, यही आपका सिस्टम अब एक्ट करेगा टीएफटीपी सर्वर के तौर के ऊपर। क्या कहा? अब यही आपका जो नॉर्मल लैपटॉप है, जो नॉर्मल डेस्कटॉप है, यही एक्ट करेगा किस तौर के ऊपर? टीएफटीपी सर्वर के तौर के ऊपर। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये दोबारा से नॉर्मल सिस्टम बन जाएगा, और इसे इनेबल कर दूंगा तो ये टीएफटीपी सर्वर बन जाएगा। सिंपल सा ये काम है। ठीक हो गया? तो सर्वर ना लगाएं, टीएफटीपी की एप्लीकेशन रन कर लें। ठीक हो गया? क्या कहा कि आप जब भी किसी भी डब्बे का ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन किसी और डब्बे के ऊपर रखेंगे तो वो किस तरीके से किया जाएगा? टीएफटीपी के थ्रू, टीएफटीपी के थ्रू। अब ये काम करने के लिए ना 4 स्टेप्स हैं, ये काम करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वो ये है कि कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसकी ईथरनेट पोर्ट के ऊपर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 10.1.1.1 और इसके ऊपर 10.1.1.2 कॉन्फ़िगर करूंगा। तो जारी बात है कनेक्टिविटी तो पिंग के थ्रू होगी, पिंग 10.1.1.2। अच्छा, एक और चीज, मैं राउटर के ऊपर बैठ के काम करूंगा। ये जिस भी डिवाइस के ऊपर आप बैठ के कोई भी काम करते हैं ना, तो वो मशीन या वो डिवाइस आपके लिए लोकल होती है। अब आप देखिए इस राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं? इस टीएफटीपी सर्वर के ऊपर कॉपी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या है? ये रिमोट मशीन है, ये रिमोट मशीन है। यानी कि राउटर पे बैठे हैं तो ये लोकल है, जिसके ऊपर फेंक रहे हैं मशीन के ऊपर वो रिमोट है, ये रिमोट मशीन है। तो पहले कनेक्टिविटी को चेक कर लिया, कनेक्टिविटी होगी तो जारी बात है एक जगह से दूसरी जगह कॉन्फ़िगरेशन जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा। अब कनेक्टिविटी है नहीं, आप कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाए दूसरी मशीन पे, कॉन्फ़िगरेशन चला जाए, वो हवा में थोड़ी जाएंगी। तो पहली चीज है कनेक्टिविटी। दूसरी कमांड हमने देनी है शो फ्लैश की, शो फ्लैश की। देखना है कि इस राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस नाम से है, इस राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से, जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। और जो सिस्को के अंदर सिस्को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक्सटेंशन इस्तेमाल करता है ना, वो डॉट बिन की होती है। यानी कि जहां पे भी आपको डॉट बिन लिखा हुआ नजर आए ना, तो ये समझ लें कि ये सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक हो गया? तो सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होंगे वो डॉट बिन से नजर आएंगे, ये इसकी एक्सटेंशन है। तीसरा काम हमने क्या करना है? रन करना है, हमने क्या करना है? रन करना है टीएफटीपी सर्वर को, टीएफटीपी सर्वर को रन करना है। और चौथा और आखिरी काम वो क्या करना है? कॉपी करो, किसको? फ्लैश को। किस में करो? टीएफटीपी सर्वर में करो। ये कमांड है, ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स करने से इंशाल्लाह आपका इस राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे जाएंगी? वो इस रिमोट डेस्कटॉप पे यानी कि टीएफटीपी सर्वर पे पहुंच जाएंगी। ठीक हो गया? मैं ये काम करता हूँ आपके सामने, ये मैं आपके सामने काम करता हूँ, उसके बाद आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये काम करने के लिए आपको, ये काम करने के लिए आपको पैकेट ट्रेसर की जरूरत पड़ेगी। ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो काम आप ओरिजिनल के ऊपर भी कर सकते हैं वही काम आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर कर देता हूँ ताकि जब आप इसकी लैब करें तो वो किस तरह से लैब कर सकें। क्योंकि मैं ओरिजिनल पे करूंगा तो आपको जारी बात है पता नहीं लगेगा कि कौन सा डब्बा कैसे कनेक्टिविटी की भी है। पैकेट ट्रेसर के ऊपर कुछ चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं क्या करता हूँ, ये एंड डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये सर्वर है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सर्वर आ गया। ठीक हो गया? जिसको मैंने टीएफटीपी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना है। और यहाँ से आप कोई भी डब्बा ले लें, ये मैं 2800 सीरीज का कोई भी डब्बा ले लें, मैं 2800 सीरीज का डब्बा ले लिया। ठीक हो गया? और इसके ये राउटर लिया आपने तो? बिल्कुल बिल्कुल राउटर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कस्टमर मोड के ऊपर ना क्लिक किया, इसके ऊपर मेड डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ये राउटर आ गया। अब इस राउटर के ऊपर भी क्लिक कर ले। मैंने इसके ऊपर इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे जो राउटर है ना वो ज्यादा थोड़े से तगड़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी है। अब मैंने इनके दरमियान कनेक्टिविटी करवानी है, तो मैंने यहाँ पे ये क्रॉस ओवर केबल ली, फास्ट इथरनेट 0/0 और इसकी फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जाहिर बात है इनके दरमियान में कनेक्टिविटी भी करनी है, तो सबसे पहले राउटर के ऊपर जाएं, इसकी पोर्ट के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। अब वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं कैसे किया जाता है।
और अगर नहीं आता तो ये सबसे बड़ी जहालियत है। 10.1.1.1 और नो शट। ले जी, ये आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर की पोर्ट के ऊपर। अब यही आईपी एड्रेस आपने कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, वो ये सर्वर पे भी देना है। तो सर्वर के ऊपर क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर गए और यहाँ पे जाके आपने आईपी दे दिया 10.1.1.2 और सबनेट मास्क और इसे कर दिया क्लोज। ये खुद ही सेफ हो जाएगा। ले जी, आईपी एड्रेसेस मैंने दोनों डब्बों के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिए। पहला स्टेप क्या था, कॉन्फ़िगरेशन। पहला स्टेप क्या था, कनेक्टिविटी को चेक करना। तो अब मैं राउटर से बैठ के चेक कर लेता हूँ। राउटर से बैठ के मैं करता हूँ पिंग, किसको, 10.1.1.2 को एंटर करता हूँ तो ये पिंग होना चाहिए और बिल्कुल पिंग हो रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल पिंग हो रहा है। सक्सेस रेट इज 100% आ गया। ले जी, पहला तो हो गया, इसके अंदर पिंग कनेक्टिविटी को हमने चेक कर लिया। ये ले जी, ये मसला हो गया। दूसरा कि शो फ्लैश, कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो फ्लैश, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको .bin वाली फाइल जो है ये नजर आ रही है। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इतना बड़ा नाम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आप क्या करें, इसको लिख लें या फिर बेहतर तरीका ये है आप इसको ना कॉपी कर लें। मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैंने उठा के कॉपी करना है TFTP सर्वर के ऊपर। तीसरा काम था TFTP को रन करना। तो चेक करते क्या TFTP रन है या नहीं है। मैं इस राउटर के इस सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये TFTP वाला बटन क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको TFTP क्या है, ऑन है। अगर ये इसके ऊपर टिक होता तो ऑफ होता, तो मुझे इसके ऊपर टिक करना पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे TFTP ऑन है, तो इसका मतलब है मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको ऑन करने की। ले जी, चौथा और आखिरी काम, कॉपी करो फ्लैश को कहाँ पे, TFTP के ऊपर। अंदाज देखिएगा, तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करो फ्लैश को TFTP के ऊपर। जब आप ये लिख के कमांड लिख के एंटर करेंगे तो आपसे ना 2 से 3 सवाल बेसिक पूछेगा आसान अंग्रेजी में। एंटर, पहले कहता है सोर्स फाइल बताओ, यानी कि तुम किसको कॉपी करना चाह रहे हो। मैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम पेस्ट कर देता हूँ। ये फाइल थी जिसको मैं कॉपी करना चाह रहा था TFTP सर्वर के ऊपर। एंटर। अब वो कहता है रिमोट एड्रेस बताओ, रिमोट एड्रेस बताओ। तो देखिए रिमोट मशीन कौन सी है मेरी, बताएं रिमोट मशीन कौन सी है मेरी। 10.1.2 बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिमोट मशीन है वो है 10.1.1.2। एंटर। अब वो कहता है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम तुम इसी नाम से सेव करना चाहते हो या किसी और नाम से। अगर इसी नाम से सेव करना चाहते हो तो एंटर कर दो, और अगर नाम चेंज करना चाहते हो, तो इसके आगे लिख दो। सवाल है कि सर आप क्या रिकमेंड करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी किया जाए तो उसके होस्ट नेम के मुनासिब लिया जाए, होस्ट नेम से, ताकि आपको देखे ना इस तरह से आप कहते हैं ये LHR लाहौर का है, MOB मोबलिंक का है, GB गुलबर्ग का है और राउटर नंबर 14 है। तो इसी नाम से आप कॉपी करें, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए और आपने सारों का नाम AA BB रखा होगा या उसामा रखा होगा या आदिल रखा होगा, तो जब आप दोबारा से री इंस्टॉलेशन करेंगे तो मुझे बताएं ट्रबल शूटिंग में मुश्किल होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अब आपने अपनी आसानी के लिए ये रखा था तो आपको पता लगेगा ओ यार ये वाला राउटर था तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, जिसकी सीरियल मैच हो जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी हो जाएगा। और अगर आपने अपने नाम मर्जी से नाम से रखा हुआ होगा तो आप एक एक करके ट्राई कर रहे होंगे यार इसका कौन सा सीरियल नंबर मैच होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा, उसमें भी डिले है। तो बेहतर यही है कि उसी नाम से सेव करें जिस नाम से राउटर, जिस नाम से जिसका राउटर का नाम रखा गया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, किसी भी नाम से कॉपी कर देता हूँ, उसामा के नाम से कॉपी कर देता हूँ। ठीक हो गया, और एंटर करता हूँ। ले जी, जब भी ये निशान आपको नजर आए ना तो समझ लें कि ये सक्सेसफुल का निशान नजर आ रहे हैं। ये आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कॉपी हो रहा है, TFTP सर्वर के ऊपर, और कॉपी हो भी गया। अब सवाल है सर देखना हो तो कैसे देखेंगे। कोई मसला नहीं है, इस TFTP सर्वर के ऊपर क्लिक करें और TFTP के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे अब अपना नाम ढूंढें। ये रहा,
ये आपको एंड के ऊपर नजर आ रहा है, थर्ड लाइन। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ गया, बैकअप आ गया। अब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर भी दे, करप्ट हो भी जाए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने अपनी जॉब को सेव कर लिया, आपने अपनी इज्जत को सेव कर लिया। अब आपके पास तो ऑपरेटिंग अब इसको इम्प्लीमेंट, सबक इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मैं सबर 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 सबर, हर तमन्ना पूरी होगी। ठीक हो गया। लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपके पास आ गया। कल को अब आप जिस खुद डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आप 2 सेकंड के अंदर इसको रिकवरी कर लें। ठीक हो गया। लेकिन रिकवरी करने से पहले एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मुझे बताएं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अब इस वक्त कितनी जगह और कहां कहां पे है? सोच के बताइएगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त कितनी जगह है और कहां कहां पे है? फ्लैश में है। फ्लैश में है, ठीक हो गया। और कहां पे है? बताएं मुझे कि रोम में है। रोम में है। यार क्या बात है, आप इंटेलिजेंट हो गए हो। कहीं आदिल से तो नहीं पढ़ रहे तुम? बादाम खा रहा। अच्छा बादाम खा रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और बंदे झूठे मूठे बंदा कह ही देता है कि हाँ जी सर आप ही से पढ़ रहा हूँ। अच्छा चले, कितनी जगह है? बिल्कुल है, फ्लैश में है, रोम में है, और कोई और जगह आपको नजर आती है कहाँ पे है? और वो जो वो सर्वर जो है और टीसीपी यार टीएफटीपी। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, बिल्कुल। 3 जगह है, फ्लैश में है, दूसरा टीएफटीपी में है, और तीसरा रोम। रोम में। इसका मतलब 7 हो। चीजें समझ आ रही हैं? बिल्कुल। एक्सीलेंट यार, तुम वाइद पहले स्टूडेंट हो जिसने लेकिन आज आपने बिल्कुल जब सही कहा था बताया। चुटकी काट, तो मैं जाग गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाहिर बात है जागना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा सीसीएनए अब स्टार्ट हुआ है, ये आपको खुद पता लग गया होगा। पिछले जो चीजें थी वो समझ ले, हमने उसमें गप्पे मारी हैं, टाइम जाया किया है। असल में रियलिटी जो है वो अब नेटवर्किंग शुरू हुई है, सीसीएनए अब स्टार्ट हुआ है। ये अंदाजा हो रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है आपने। ये 3 जगह ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 3 जगह है। चलिए एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका एक और टेस्ट लेता हूँ। अब राउटर राउटर जब रीबूट होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करेगा, वो कहां से करेगा? बेस्ट वे क्या है, कहां से बूट होगा? जो राउटर रीबूट होगा वो मैंने फ्लैश कहा से होगा। एग्जैक्टली फ्लैश से होगा। बिल्कुल राउटर की यानी कि जो बूटअप है राउटर का, जो फ्लैश का उठाना है, जो उठाएगा जब बूट होगा, वो कहां से होगा? वो फ्लैश से होगा। ठीक हो गया। अच्छा मैं कहता हूँ लेकिन फ्लैश अगर नहीं, रिकवरी चाहिए होगी तो वो टीएफटी से होगी। एग्जैक्टली यार तुमने तो सारी काम ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ क्यों। देखिए सबसे पहले जब भी राउटर रीबूट होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाता है तो वो फ्लैश से उठाता है। सवाल है सर फ्लैश क्यों? और अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों, तो देखिए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसी डब्बे के ऊपर है। सबसे पहले कंप्लीट को प्रेफरेंस मिलेगी, और ये उसी डब्बे के ऊपर है, तो प्रेसिडेंस और बढ़ गई है। क्या कहा? फ्लैश क्यों? क्योंकि कंप्लीट है और उसी डब्बे के ऊपर है। और मैं कहता हूं अगर वो फ्लैश नहीं मिलती तो वो कहां से बूट होगा? टीएफटीपी से या रोम से? तो आप कहेंगे सर टीएफटीपी से। क्यों? क्योंकि कंप्लीट है, कंप्लीट को पहले प्रेफरेंस मिलेगी। और मैं कहता हूं अगर टीएफटीपी भी नहीं मिलता तो कहां पे जाएगा? वो रोम में चला जाएगा। रोम वो हिस्सा है जहां पे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सबसेट ऑफ आईओएस है, बेबी आईओएस है। यानी कि जो काम आपका बड़ा बंदा कर सकता है वो काम बच्चा नहीं कर सकता। लेकिन ये वो जगह है जहां पे आप कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉलेशन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्लैश क्या है? पहले पहले है फ्लैश। क्यों? क्योंकि कंप्लीट है और उसी डब्बे के ऊपर है। फ्लैश नहीं मिलती तो टीएफटीपी के पास जाएगा। टीएफटीपी क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट है। और अगर फ्लैश नहीं है, ऐसे आइडियल केस में नहीं है, तो वो रोम। मामला अगर फ्लैश और टीएफटी पे ही सॉर्ट आउट हो जाए तो ठीक है, क्योंकि रोम में जो होगा वो बेबी तरह से रिलायबल नहीं होगा। बिल्कुल इजंट बिल्कुल इट? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी को ना इस तरह से समझें, इसको नॉन टेक्निकल एग्जांपल से। बेस्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो जिस तरह से मैं जीबो गरीब से एग्जांपल देता हूँ ना, ये आपको किसी बुक्स के अंदर नजर नहीं आएंगी, ना मिलेंगी। वहां पे प्योर टेक्निकल से एग्जांपल लिखी होंगी जो कुछ समझ में आएंगी और कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, बल्कि 90% आपको ऊपर से गुजर जाएंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। ठीक हो गया।
तो ये जो मैं एग्जांपल्स आप एक बात पूछ लीजिए, जो आप मुझे लेक्चर करवा रहे हैं, ऑन टॉप मुझे कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत है? देखिए, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने तौर के ऊपर पढ़ लें, आप अपने तौर के ऊपर पढ़ लें। अब एक और चीज, मेरा मकसद मैं सीसीएनए पास करना है। मैं मैं अगर मैं बुक मैं ना पढ़ लूं तो मैं फिर मैं कैसे मैं अच्छी मैं बात? मैं उधर आता हूँ। मैंने कहा अगर आपने बुक्स पढ़नी है तो आप बुक्स पढ़ लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर आपने यानी कि जो पढ़ाते हैं या आप जो पढ़ाने का अंदाज है, जो ये इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं, ये आप किस तरह से देते हैं? देखिए, मैंने कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी, सिर्फ खुद मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी, ना ICND 1 ICND 2 की बुक पढ़ी है, ना मैंने सिस्को प्रेस की बुक पढ़ी है, ना टॉल एमने की बुक पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने। तो सवाल है सर ये आप इस तरह से पढ़ा कैसे लेते हैं? देखिए, जब मैं पढ़ता था ना, तो जैसे जब मुझे मेरे उस्ताद पढ़ाया करते थे कि आज ये हमारा टॉपिक है, उसको पहले उन्होंने एक्सप्लेन करना, फिर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, फिर उसको घर जाके मैं रिकॉर्डिंग को सुनता था, नोट्स बनाता था, फिर उसको वही प्रैक्टिकल करके देखता था जो सर करवाते थे। जब वो समझ में आ जाता था तो फिर मैं एक अपना सिनेरियो बनाता था और फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखता था। अब जब मैं अपना सिनेरियो बना के लैब करता था तो कहीं पे मैं फंस जाता था, कहीं पे मैं निकल जाता था। तो जहाँ पे मैं फंस जाता था ना, वहां पे मेरे सवाल इकट्ठे हो जाते थे कि ये क्यों फंसा, इसका क्या है, क्या चीज नहीं है। और वही सवाल मैं फिर अपने सर से पूछता था, फिर किसी और से पूछता था, तो काफी सारे सवाल के जवाब मिलते थे। कुछ गलत बताते थे, कुछ सही बताते थे, तो मैं उनको फटा कर लेता था। तो इस तरह से मेरा नॉलेज गेन होता चला गया। और दूसरी चीज ये है कि फिर उसके बाद मैं नेट के ऊपर सर्च करता था, वहां पे 10 चीजें मुझे मिलती थी, 10 चीजें मिलती थी, जो कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और जब मैं वो सर से पूछने जाता था तो सर कहते थे कि बेटा जब इसकी बारी आएगी तो तुम्हारा उस्ताद तुम्हें खुद इंशाल्लाह डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ बताएगा, अब इसका वक्त नहीं है। लेकिन 2 लफ्जों में वो एक्सप्लेन कर देते थे कि इसका मकसद ये है। लेकिन जब मैं वो लेक्चर लेता था, समझता था, पढ़ता था, तो मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी, अदरवाइज आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम के लिए कोई किस्म की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास करना है, MCQ सवाल डम्प्स मेरे से मिले, रट्टा मारें, आंखें बंद करके एग्जाम दें, 90.9% चांसेस पास होने के हैं। 1% मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि अगर आप फेल होते तो आप अपनी गलती की वजह से। ठीक हो गया? तो ऐसे सवाल, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ना हिंट मिल जाए ना, या हिंट मिल जाए या आपको वो मिल जाए, गैस मिल जाए, तो आप डाउट में होते हैं यार ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो आप पूरा पेपर ही तैयार कर लेते हैं। आगे तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गैस मैं आपको दूंगा, जो बूटी मैं आपको दूंगा, उससे एक सवाल भी अगर आपका बाहर आए ना, तो आके CCNA के पैसे वापस ले लीजिएगा। ठीक हो गया? तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, आपको जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, जो पढ़ने हैं, जो नॉलेज है, वो सारा पूरी क्लास के अंदर है, पेपर पास करने के अंदर नहीं है। वो तो जाहिर बात है, जब उसके अंदर आप तैयारी करेंगे तो वो आपके कवर हो जाएगा। और इंटरव्यू में कभी आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे डंप से रिलेटेड। वो आपसे ये पूछेगा यार ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, क्या मकसद है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये तभी आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट्स क्लियर होंगे जब आप ईमानदारी के साथ ये लेक्चर को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? खैर, बिल्कुल समझ। अब दोबारा हम आ जाते हैं ये फ्लैश, TFTP और रोम, और इसको मैंने नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा था। और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, आप वहाँ पे जाके लेक्चर लेते हैं, और जल्दी जल्दी में ना वो लेक्चर को सुन के ना रजिस्टर के ऊपर ना जल्दी जल्दी से गंदे गंदे से नोट्स बनाते हैं। वो जल्दी जल्दी से आपने नोट्स बना लिए। जब आप वो लेक्चर लेके या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से गंदे गंदे से नोट्स लेके जब घर आते हैं, तो आप एक नया रजिस्टर लेते हैं, साफ सुथरे से कंप्लीट डिटेल के साथ उन गंदे नोट्स को देख के नोट्स बना रहे होते हैं। तो अब आपके पास नोट्स कौन से हैं? 2। एक वो हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में बनाए गंदे गंदे से, एक नोट्स वो हैं जो आपने घर आके उन गंदे गंदे नोट्स को देख के डिटेल के साथ कंप्लीट साफ सुथरे नोट्स बनाए। ठीक हो गया? 2 नोट्स हो गए। अब मैं कहता हूँ आपका दोस्त आया और आपसे उसने नोट्स चाहिए। अब मुझे बताएं आप कौन से देंगे, गंदे गंदे देंगे या साफ सुथरे देंगे? अब ये मत कहिएगा सर डिपेंड करता है दोस्त कौन सा है। बिल्कुल मैं एक ही नवाज था, अगर तो उसके साथ थोड़ा सा मुखलिस मेरे से हुआ मुखलिस, तो फिर तो उसको दूंगा वो नीट वाले। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी यक हुआ तो कहूंगा चल वो गंदे ले पकड़। ये पकड़ो निकल। और ज्यादा ये हुआ तो आपने कहना कोई है ही नहीं नोट्स। ठीक हो गया? फिलहाल आपके उसको चीज को अलग रखना है। तो सारी बात है, आप इंसानियत के खातिर आप क्या करेंगे, वो अच्छे अच्छे नोट्स दे देंगे। अब ये नहीं होगा आप कहेंगे कि चल तू पूरा रजिस्टर ही ले जा, मैंने तेरे लिए बनाए थे। आप उसको नोट्स तो देंगे लेकिन उसकी कॉपी देंगे, भाई कॉपी करवा और ले जा। ठीक हो गया? तो अब आप ही के नोट्स
आप ही के नोट्स अब 3 जगह हैं। एक वो गंदे गंदे से नोट्स जो यूनिवर्सिटी में बनाए, एक वो नोट्स हैं जो आपने घर बनाए थे डिटेल के साथ कंप्लीट, और एक वो नोट्स हैं जो आप ही के कंप्लीट नोट्स डिटेल के साथ कॉपी आपके दोस्त के पास है। 3 जगह नोट्स हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अब आपके पेपर आ गए, आपके पेपर आ गए, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, कहाँ से करेंगे? वो नीट जो है, नीट नोट्स जो आपने बनाए थे, इसका मतलब है फ्लैश। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ आपके वो यानी कि वो कंप्लीट नोट्स डिटेल नोट्स जो आपने बनाए थे साफ सुथरे, वो घूम गए, मिल नहीं रहे। अब आप कहाँ से तैयारी करेंगे? वो दोस्त से जो उसकी कॉपी हुई थी उससे आप पकड़ूंगा। ही के नोट्स जो आपके दोस्त के पास पड़े हुए कंप्लीट, आप उसको पकड़ेंगे यानी कि टीएफटीपी को पकड़ेंगे। और अब आपका दोस्त भी आगे से गोलियां दे देता है, यार वो मेरे से घूम गए यार, पता नहीं है ये नहीं है वो, यानी कि आपने इंसानियत के खातिर दिए और आगे वो बगैरती दिखा रहा है। तो जारी बात है, अब आपको मतलब है कि कंप्लीट नोट्स भी नहीं है, दोस्त ने भी मुंह नहीं दिखाया, तो अब आप कहाँ से तैयारी करेंगे? वो गंदे गंदे नोट से तैयारी करेंगे और पेपर पास करेंगे। फिर सवाल सर अगर नोट्स ये भी ना मिले तो फिर और कुछ भी नहीं है, जाके छनकने बजाएं फिर एग्जाम में बैठ के। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, पहले फ्लैश क्यों कंप्लीट है और उसी डब्बे के ऊपर है, फ्लैश नहीं मिलती तो टीएफटीपी कंप्लीट है, और अगर फ्लैश नहीं मिलता टीएफटीपी मिलता तो फिर कहां पे जाएगा? वो रोम में जाएगा। ठीक हो गया। ले जी आगे चलते हैं। नहीं समझ में आई? एक्सीलेंट। समझ में आ गई तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अज्यूम करें ये जो मेरे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ना डिलीट हो गया, कोई डिलीट कर गया, कोई करप्ट कर गया, कोई डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, हो गया। अब आपके पास बैकअप है, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं, यानी कि री इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट में जब भी री इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपसे पूछता है कि न्यू इंस्टॉलेशन है या अपडेट करने लगे हो। सिस्को के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पूछी जाती है, जब भी की जाती है वो हमेशा न्यू इंस्टॉलेशन होती है। ठीक हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं कि अपना जो बैकअप ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यहाँ से उठा के कहाँ पे कॉपी करने लगे? वो यहाँ पे कॉपी करने लगे, री इंस्टॉलेशन करने लगे, बैकअप करने लगे, री बैकअप करने। सवाल सर एक और, सर मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप नहीं था, तो आपने समझ लें कि सिस्को से वो बैकअप लिया, किस नाम से? उसामा नाम से। आपके पास जो बैकअप था याद है ना, वो किस नाम से कॉपी किया हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, समा के नाम से। ये समझे आपने बैकअप लिया हुआ था जिसको आप री इंस्टॉलेशन करने लगे, या समझे आपके पास बैकअप नहीं है, आपने सिस्को से परचेज किया, इस ये फाइल थी उसका, उसने बाया आपको ईमेल के थ्रू ये सेंड किया, आपने इस डब्बे के ऊपर कॉपी किया और अब यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी करने लगे। अब आप जो मर्जी सिनेरियो बना ले, या री इंस्टॉलेशन करने लगे या बैकअप को अपडेट करने लगे, जो मर्जी सिनेरियो बना ले, क्योंकि दोनों का अंदाज एक जैसा है, सेम है। वो अंदाज क्या है? स्टेप वही है, स्टेप्स वही है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी तो मेक श्योर करनी पड़ेगी आपको, और वो पिंक की कमांड से 10.1.1.2। .1.1.2। ठीक हो गया। दूसरा, अब आपके पास तो शो फ्लैश करनी नहीं है, अब आपके पास जो फ्लैश है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बैकअप है, जो सिस्को से लिया, वो किस नाम से लिया हुआ है? वो उसामा के नाम से लिया हुआ। समा के। ठीक हो गया। इसको आप कॉपी करना चाह रहे हो। तीसरा काम, रन होना चाहिए क्या आपका? TFTP सर्वर। TFTP सर्वर रन होगा तो वही फाइल को सेंड कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। और चौथा और आखिरी काम, कॉपी करो। अब कहां से आप उठा रहे हैं? TFTP से। और कहां पे रख रहे हैं आप? फ्लैश में। तो कमांड क्या बन गई? कॉपी करो TFTP टू फ्लैश। पहले कमांड क्या थी? कि कॉपी करो फ्लैश को उठाओ TFTP में। अब उल्ट हो ओह गया, यस। अब उल्ट हो गया। ठीक हो गया। अब अंदाज देखिएगा इसको करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? शो फ्लैश करता हूँ, शो फ्लैश करता हूँ, और इस फ्लैश को ना फड़का देता हूँ, डिलीट फ्लैश। और किस नामी फ्लैश थी? ये नामी फ्लैश को समझ लें आप, करप्ट हो गया या डिलीट कर गया कोई जानबूझ के, या आपसे गलती से हो गई है, ये नहीं, फ्लैश डिलीट हो गई। शो फ्लैश करता हूँ तो किसी कोई नामी फ्लैश आपको नजर नहीं आ रही है। अब आपके पास बैकअप है या आपने सिस्को से परचेज किया, वो उसकी री इंस्टॉलेशन करने लगे। कैसे? अंदाज है सबसे पहले कनेक्टिविटी, पिंक 10.1.1.2 पिंक हो रहा है, फ्लैश उसामा के नाम से पड़ी है, TFTP पहले से ऑन है। अब कमांड क्या है? कॉपी TFTP टू फ्लैश, एंटर। क्या कहता है? कहता है रिमोट एड्रेस बताओ जहां से तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाना चाहते हो। मुझे पता है मेरी रिमोट मशीन कौन सी है,
रिमोट मशीन कौन सी है मेरी? आपकी रिमोट मशीन मैं यहाँ पे राउटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, रिमोट मशीन मेरी कौन सी है? आप फ्लैश पे बैठे हुए हैं। मैं राउटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, फ्लैश में लेके आ रहा हूँ, राउटर के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो मैं राउटर की फ्लैश में लेके आ रहा हूँ, तो राउटर पे बैठा हूँ तो मैं लोकल मशीन पे बैठा हुआ हूँ, और जहां से उठा रहा हूँ वो रिमोट मशीन है। सिंपल सी बात है, फ्लैश में नहीं बैठा हुआ, फ्लैश में मैं कॉपी कर रहा हूँ लेकिन राउटर के ऊपर ही बैठ के। तो यहाँ पे TFTP का IP क्या है? 10.1.1.2। बेशक आप बैकअप लें या रिकवरी करें, हमेशा यहाँ पे रिमोट मशीन का IP आएगा, जहां से आप कॉपी कर रहे हैं या जहां से कॉपी उठा रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे हमेशा TFTP सर्वर का IP आएगा। एंटर। उसके बाद वो कहता है रिमोट सोर्स फाइल नेम बताओ, किस नाम से फाइल पड़ी हुई है जहां पे तुम कॉपी करना चाहते हो, तो वो कौन सी है? उसामा के नाम से। उसामा। अब वो कहता है कि डेस्टिनेशन राउटर की फ्लैश के ऊपर, राउटर की फ्लैश में इसी नाम से कॉपी करना चाहते हो या किसी और नाम से? अगर इसी नाम से करना है तो एंटर, और अगर किसी और नाम से करना है तो आगे लिख दे। मैं इसी नाम से कर देता हूँ, एंटर। लीजिए दोबारा से रीइंस्टॉलेशन होने लग गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए कॉपी हो गया। कैसे पता लगेगा? तो फ्लैश करें आप। शो तो फ्लैश, फ्लैश कर दो। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से नजर आ रहा है? उसामा के नाम से नजर आ रहा है, हाँ, उसामा के नाम से नजर आ रहा है। ठीक हो। ठीक हो गया? ये रिकवरी है, ये बैकअप है। और एक और चीज, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे बताएं, अगर मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना हो, रनिंग कॉन्फ़िग का लेना हो या स्टार्टअप कॉन्फ़िग का लेना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी सारे के सारे वही स्टेप होंगे, सिर्फ चौथे स्टेप में एक फर्क होगा। आप करेंगे कॉपी करो रैम को, यानी कि रनिंग कॉन्फ़िग को, कहाँ पे? TFTP में। और अगर एनवी रैम का लेना है तो कॉपी करो स्टार्टअप स्टार्टअप को, यानी कि एनवी रैम को, कहाँ पे? TFTP पे। ये क्या किया आपने? रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग कॉपी कर ली TFTP के ऊपर, और जब आपने बैकअप लेना है, रिकवरी करनी है, तो कमांड उल्ट कर दें, कॉपी TFTP टू रनिंग, या फिर कॉपी TFTP टू एनवी रैम। एक ही अंदाज है, सिर्फ कमांडें उल्टानी है आपने, पलटानी है। ऐसे ही है, यहां तक साथ हैं? जी बिल्कुल। चलें, अब आपको ना प्रॉपर बूटअप सीक्वेंस पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया? प्रॉपर बूटअप सीक्वेंस। तो यहाँ पे शो वर्जन की कमांड देता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये एक लाइन नजर आ रही है आपको। ठीक हो गया? बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। मैं असल में टेक्निकल, प्योर टेक्निकल में बूटअप सीक्वेंस पढ़ाने लगा हूँ आपको, कि किस तरह से बूटअप सीक्वेंस होता है, या पढ़ा जाता है, ये कैसे होता है। तो जाती हालत में सुनिएगा और समझिएगा। अभी इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू इस वक्त क्या है मेरे पास? वो है 0x2102। ठीक हो गया? ये देखिएगा, इस वक्त मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू नजर आ रही है वो है 0x2102 है। अगर ये 0x2101 होती तो ये इशारा है कहाँ पे चले जाओ? ये एक इशारा है कहाँ पे चले जाओ? रोम में चले जाओ। ये इशारा है कहाँ पे चले जाओ? रोम में चले जाओ। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या है? कि इशारा है कहाँ पे जाओ। अगर ये 0x2101 है तो ये इशारा है रोम में चले जाओ, और 0x2102 है, ये इशारा है कहाँ पे चले जाओ? सवालिया निशान है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सर ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू आप कह रहे हैं इशारा है, अगर ये 0x2101 है तो ये रोम में जाने का है, और 02 होती तो ये कहाँ पे जाने का है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ये इशारे को समझा दूँ। देखिए, अक्सर आपने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और आपको अगर एड्रेस ना पता हो, आप जब एड्रेस आपको ना पता तो अक्सर आपने देखा होगा कि ना रोड के साइडों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर ना वो बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो जहाँ पे लिखा हुआ होता है अगर आपने यहाँ पे जाना है तो लेफ्ट मुड़ जाओ, यहाँ पे जाना है तो राइट मुड़ जाओ। तो वो क्या, वो भी एक इशारा है कि तुम अगर यहाँ पे चले जाओगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैंने ना डिफेंस जाना है लाहौर, यानी कि मैं वाबले टाउन से डिफेंस जा रहा हूँ। अब मैं फोर्सपुर रोड के ऊपर जब चढ़ता हूँ तो वहां पे राइट साइड या लेफ्ट साइड के ऊपर ना एक फुटपाथ के ऊपर ना मुझे बोर्ड लिखा हुआ नजर आता है।
वो कहता है कि अगर तुमने DHA जाना है, डिफेंस जाना है, तो तुम लेफ्ट मुड़ जाओ, लेफ्ट टर्न ले लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस वहां पे है, वो इशारा है कि लेफ्ट मुड़ोगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। और इसी तरह से वो कहता है कि अगर तुम राइट मुड़ोगे तो इत्तेफाक हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब है कि वो बता नहीं रहा कि यार इत्तेफाक हॉस्पिटल यहाँ पे है, डिफेंस यहाँ पे, वो तो इशारा दे रहा है कि तुम लेफ्ट चले जाओगे तो लेफ्ट चले जाओगे तो DHA पहुंच जाओगे, ये इशारा है। राइट मुड़ जाओगे तो इत्तेफाक हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर भी एक इशारा है कि तुमने जाना कहाँ पे। अगर वो 0x2101 है तो ये कहती है रोम में चले जाओ, और अगर 0x2102 है तो ये इशारा मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा, कहाँ का होगा? फ्लैश में चले जाओ। फ्लैश में चले जाओ यार, ये इशारा है फ्लैश में। अब मुझे बताएं जब वो फ्लैश में जाएगा तो क्या उठाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाने के बाद वो दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा? मेन प्रोग्राम में, यानी कि जहाँ पे चला था। अब इसमें देखिएगा कि क्या है, आपने कहा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x21 है और जिसका इशारा है फ्लैश, और फ्लैश में जाके क्या उठाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे बताएं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नहीं मिलता तो कहीं पे दूसरी लाइन है कि TFT पे चले जाओ, कहीं पे दूसरी लाइन लिखी हुई है कि रोम में चले जाओ? नहीं। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2102 है जिसका इशारा है फ्लैश, जो आपने कहा अगर फ्लैश ही करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो कहीं पे दूसरी लाइन लिखी हुई नजर आ रही है कि TFT पे चले जाओ या रोम में चले जाओ? कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0x2102 इशारा होता फ्लैश में जाने का, और अगर उसको फ्लैश ना मिलता, ऑपरेटिंग सिस्टम ना मिलता, तो आप सरकार वहीं पे स्टक हो जाते, फंस जाते आप वहीं पे। तो याद रखें 0x2102 का मतलब इशारा बिल्कुल भी फ्लैश नहीं है, फ्लैश नहीं है। तो सवाल है सर इसका इशारा, ये इसका मतलब क्या है? इसका जवाब इस लाइन में छुपा हुआ है। बता दो तो मैं मान जाऊंगा। इस पहली लाइन में छुपा हुआ है कि 0x2102 का मतलब, यह इशारा क्या है, वो पहली लाइन में छुपा हुआ है। फ्लैश नहीं हो सकता वो। फिर TFTP होगा। नहीं, मैंने कहा पहली लाइन में छुपा हुआ है, तुक्के नहीं मारने, पहली लाइन में छुपा हुआ है। पहली लाइन को पढ़ो, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। हाँ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि क्या हो सकता है, पहली लाइन में छुपा हुआ है और जो हम पढ़ चुके हैं। कोई आइडिया? आप कहेंगे सर जी इतनी देर से पढ़ाई जा रहे हैं, दिमाग की दही हुई पड़ी हुई है और आप फिर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, मुझे आप बताएं कि आपकी कॉन्फ़िग्स जो हैं वो कहाँ पे जाके रजिस्टर होती हैं, सेव होती हैं? फ्लैश में। फ्लैश में? क्यों यार? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, कॉन्फ़िग्स आपकी कहाँ पे सेव होती हैं? कॉन्फ़िग्स आपकी कहाँ पे सेव होती हैं? कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे सेव होती हैं? रैम में या रोम। एनवी रैम में? NVRAM में। एनवी रैम में सेव होती है ना, तो उसको टेक्निकल में पता क्या बोला जाता है? एनवी रैम को कॉन्फ़िग्स रजिस्टर या कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, कॉन्फ़िग्स कहाँ पे रजिस्टर होती हैं? वो आपकी एनवी रैम में होती हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0x2102 है, जो इशारा है कहाँ पे जाने का? एनवी रैम में जाने का। अब सवाल है सर जब वो एनवी रैम में जाता है तो क्या मिलता है? उसको 3 लाइनें मिलती हैं और इसी अंदाज में मिलती हैं जो मैं लिखने लगा हूं। पहली लाइन क्या कहती है? कहती है बूट करो सिस्टम को फ्लैश से। दूसरी लाइन मिलती है बूट करो सिस्टम को TFTP से। समझ गए आप? तीसरी लाइन बूट करो सिस्टम को रोम से। ठीक हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, याद रखिएगा 0x2102 होती है, जिसका
इशारा है एनवी-रैम में जाने का, मतलब है एनवी-रैम में, और एनवी-रैम में उसको ये 3 कमांडें मिलती हैं। अब वो पहली लाइन पढ़ गई तो वो कहता है कि बूट करो सिस्टम को फ्लैश से, तो अब वो फ्लैश में जाएगा तो फ्लैश में जाके वो क्या उठाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उठाने के बाद दोबारा से वो कहाँ पे आ जाएगा, मेन प्रोग्राम में, कहाँ पे, यानी कि एनवी-रैम में आ जाएगा, एनवी-रैम में आ जाएगा। ये जहां से चला था वहीं पे आके उसने खड़ा होना है। देखें पहली लाइन कहती है कि बूट करो सिस्टम को फ्लैश से, अगर फ्लैश ना मिले तो दूसरी लाइन देखे क्या कहती है, टीएफटीपी से, अगर टीएफटीपी ना मिले तो तीसरी लाइन क्या कहती है, रोम में। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, इफ एल्स और एल्स इफ, अगर इफ एग्जीक्यूट हो जाता है तो एल्स और एल्स इफ को नहीं देखा जाता, और अगर इफ एग्जीक्यूट ना हो तो फिर एल्स को देखा जाता है, एल्स इफ को नहीं देखा जाता, और अगर इफ भी एग्जीक्यूट ना हो, एल्स भी एग्जीक्यूट ना हो तो फिर एल्स इफ को देखा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो जी ये प्रॉपर बूटअप सीक्वेंस था जो मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी। अब मैंने आपको प्रॉपर बूटअप सीक्वेंस बताया, वो ये है कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, यानी कि राउटर जब रीबूट होता है या रीलोड होता है तो कहाँ पे जाता है, वो 0x2102 में, ये इशारा है कहाँ पे, एनवी-रैम में जाने का, और उसको ये 3 लाइनें इसी तरह से नजर आती हैं, बूट करो सिस्टम को फ्लैश से, टीएफटीपी से, रोम से, और जहां पे भी उसको जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा और दोबारा से वो मेन प्रोग्राम में आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि जहां से चला था वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। जी ये हमारा था iOS बूटअप सीक्वेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीडीपी। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा, कल हमारा लेक्चर होगा, और कल का जो लेक्चर है इंतहाई इंतहाई अहम लेक्चर है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर, मैं बताता हूँ सिर्फ, अगर आप मुझसे पूछें कि सर कि इसकी अहमियत क्या है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये टेल्को में अगर आप जाएंगे तो 100% इंटरव्यू इससे पूछा जाएगा, और अगर आप टेल्को के किसी भी अलावा कंपनी में जाएंगे तो 40% इंटरव्यूज में से पूछा जाएगा। सबसे अहम लेक्चर, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि आपने जो मुझे पैसे दिए हैं वो इस राउटिंग के दिए, इस राउटिंग के दिए, इस राउटिंग के आपने मुझे पैसे दिए, ये सबसे अहम लेक्चर है, और पैसे आपने इसके लिए। तो जब आप कल का लेक्चर पढ़ें तो पूरी पूरी होशो हवास से पढ़िएगा, साथ कोई हार्ड कैंडी रखिएगा मुंह में ताकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो और आपका शुगर लेवल हाई हो, और आप ताकि आपका दिमाग काम करे चीजें समझ में। तो असल में आप समझ लें, कल मैं जल्दी से शावर करके आके बैठ जाऊँ। असल में आप समझे कि हमारा जो सीसीएन है ना वो कल से स्टार्ट होने वाला है, कल से। और अगर आपको नींद में लगे कि छुट्टी है तो फौरी तौर के ऊपर उठ के आपने ऑनलाइन आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो गया, ले जी आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बराए मेहरबानी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी भेज दीजिएगा अगर मौका मिले तो। आज का लेक्चर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, 3 बजे मैंने 3 से 6 तक क्लास पढ़ानी है, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास पढ़ानी है, तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं लेक्चर को कन्वर्ट होने में। तो समझ लें कि अगर मैं 10 बजे भी लगाऊं तो 12 बजे, तो ये 12 बजे यानी कि तकरीबन आपको 12:30 बजे तक मिलेगा, अगर मिला तो पाकिस्तानी 12:30 बजे तक। चलें ठीक है, अब चलें अगर आप जिस तरह कोई ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इसलिए मेरे इस लिहाज से मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी तरफ से माजरत है, क्योंकि अगर मेरे पास अगर क्लास ना होती ना, ये कल कर लूंगा कोई। ठीक हो गया। अदरवाइज आपने लिखा होगा या चीज़ों को समझा होगा, सिर्फ रिवाइज कर लें या पुराने टॉपिक्स को आप पढ़ के ज़रूर आइएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक अलग से एक नया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो अक्सर जब पढ़ते हैं लोग तो काफ़ी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी आज के लिए इजाज़त दें। जाने से पहले क्विट करें, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, ये फायरवॉल क्या चीज़ होती है? फायरवॉल क्या चीज़ होती है, फायरवॉल क्या चीज़ होती है, फायरवॉल कह लें, एएसए कह लें, नेटवर्किंग की दुनिया में ये या मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जितने लेक्चर से किसी एक जगह पे मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया फायरवॉल क्या होती है। ये जब तक आपसे पढ़ रहा हूँ आपने भी कहीं नहीं बताया। मैं आपको बताऊंगा, मैंने सिर्फ अभी मोटा वर्ड लिख दिया सिक्योरिटी का। फायरवॉल बेसिकली सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सिक्योरिटी का टॉपिक हमारे लेक्चर में है एसीएल। जब मैं ये पढ़ाऊंगा, इसको समझाऊंगा, समझ लें आपको इसकी समझ आ गई।
थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वैसे फायरवॉल का, सिर्फ मुझे ये बताते हैं कि फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या क्या चीज है? ये सॉफ्टवेयर भी है और ये हार्डवेयर भी है। जब आप, याद रखिएगा, जब आप राउटर से फायरवॉल का काम लेंगे, फायरवॉल का काम लेंगे तो इसको कहा जाता है iOS बेस फायरवॉल। क्या कहा? जब आप राउटर से फायरवॉल का काम लेंगे, सिक्योरिटी का काम लेंगे, तो इसको कहा जाएगा iOS बेस फायरवॉल। ठीक हो गया? वैसे अगर बात की जाए तो फायरवॉल एक डब्बा है, फायरवॉल एक डब्बा है। जैसे AS एक डब्बा है, पिक्स एक डब्बा है। तो ये पिक्स पुराना डब्बा है, जो फायरवॉल और AS है ये लेटेस्ट डब्बे हैं। ठीक हो गया? ये सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, पॉलिसियां लगाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक हो गया? ये पूरा हमारा एक टॉपिक इसके ऊपर है, या ये जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि फायरवॉल, ठीक AS, एपेक्स का क्या मकसद है, ये है क्या चीज़, क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट है ACL का। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया? है। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।